नमस्कार, मैं हूं अमित गुप्ता और मेरे साथ है मेरे दोस्त राहुल मेहरा और आप देख रहे हैं इंडियन कम्युनिटी पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, जो तिहाड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट, और इनकी स्टोरी आपने नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज ब्लैक फॉरेंट में जरूर देखी होगी। 2016 में जेल से रिटायर होने के बाद सुनील सर दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सुनील सर ने इंडियन प्रिजन सिस्टम में बहुत सारा पॉजिटिव परिवर्तन इन्फ्लुएंस किया और आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। सुनील जी, स्वागत है इंडियन कम्युनिटी पॉडकास्ट पर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट। सुनील सर, हमने सीरीज में देखा कि चार्ल्स शोबराज ने आपकी सिफारिश करी, तो आप तिहाड़ जेल में ज्वाइनिंग मिली आपको। अगर उस दिन चार्ल्स ने आपकी हेल्प नहीं करी होती तो आपका प्लान बी क्या होता? देखिए, क्या है कि मुझे सरकार ने सिलेक्ट किया था इस काम के लिए, तो एक फॉर्मेलिटी होती है, आपने ज्वाइन करना होता है। हाँ जी। जो जो हेड ऑफ द ऑफिस होता है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती बट टू गेट यू ज्वाइन। तो ओके। वो तो मुझे पता था कि उसने ज्वाइन करवाना करवाना है, बट ही वॉज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स सो दैट इट इज डिलेड। तो वो मैं समझ गया था कि उसकी मेंटेलिटी थी। उस समय पे क्या होता था कि जो तिहाड़ जेल है, इट वाज बीइंग रन बाय द ऑफिसर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा स्टेट। हम्म। तो जैसे क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा या यूपी या जो और स्टेट से लोग दिल्ली में आते हैं, वो हाँ दिल्ली जी। को छोड़ के फिर वापस नहीं जाना चाहते। उनका ये होता है कि हर कोई दिल्ली में रहना चाहता है, वो वापस अपनी स्टेट में नहीं जाना चाहता है। जनरली मैंने देखा, आईएएस आईपीएस में भी देखा है और लोगों में भी देखा है, वो दिल्ली आ हम्म। गए तो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते। तो हमारा पहला बैच था जो एक्सक्लूसिवली दिल्ली के ऑफिसर्स को कंप्राइज करता था। हम ज्वाइन करते थे तो उनको जो है अपने आप को रिलीव करना पड़ता है, या उनके जो ऑफिसर थे उनको रिलीव करना पड़ता है। तो इसीलिए अच्छा। वो परेशान कर रहे थे। तो मैं 2 बार गया उनके पास, तो 2 बार उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करो। मुझे पता था कब तक वेट करवाएंगे। हाँ जी। तो इतने में एक भला सा आदमी आया, सूटेड बूटेड था, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। नहीं तो हाँ जेल जी। में इतनी अच्छी पर्सनैलिटी देखने को मिलती नहीं है आपको। तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी, और वो आके आ, आया तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो उसने मुझे देख के कहा कि आर यू न्यू हियर? मैंने कहा या आई एम न्यू हियर, सो हम्म। आई हैव कम हियर टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसपी। कहता है इज ही क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स? मतलब सुप्रीम की तरफ उंगली करके कहते हैं मैं, या ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। ओके, कहता है लेट लेट गिव मी योर दिस सिलेक्शन लेटर, आई विल हेल्प यू। देन वो अंदर गया, सुप्रीम जेल के कमरे में गया। हम तो सुप्रीम जेल के कमरे में पूछ के जाते थे, वो बिना पूछे दरवाजा खोल के अंदर चला गया। और करीब आधा घंटा, मतलब ये इससे पता लगता है कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। खाली जेल का नहीं, जेल का तो एक एग्जांपल है इसमें। और जगह आप देखेंगे और भी सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है कि अगर आपकी जान पहचान है तो काम आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको परेशान करेंगे करेंगे। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ नेगेटिविटी है, तो फिर आधा घंटा मैंने वेट किया। आधे घंटे में उसने मुझे लाके ज्वाइनिंग लेटर जो था मुझे आके दे दिया कि यू आर टेकन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिजन डिपार्टमेंट। बस वही मुझे चाहिए था, और अगले दिन से मैंने जेल में अंदर काम करना शुरू कर दिया। सर उस समय आपको मालूम था वो कौन है? ना, उस समय मुझे मालूम नहीं था वो कौन है। मैं तो उसको देख के खड़ा हुआ था, तो मैंने ये सोचा था कि शायद वो कोई ऑफिसर है, जेल का ऑफिसर है। क्योंकि जो इतना धड़ल्ले से अंदर घूम रहा था और इतना धड़ल्ले से सुप्रीम के कमरे में गया था, तो मैंने ये सोचा था ये कोई ऑफिसर है, तभी मैं उसको देख के खड़ा हुआ था। तो वो समझ गया था कि ये विज साहब है, इनकी परेशान करने की आदत है। तो आधे घंटे में उसने जो है लाके मुझे दे दिया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द स्काई कि चलो तिहाड़ में नौकरी करेंगे। अगले दिन मुझे पता लगा कि ही वॉज सीएसआर, चार्ल्स चार्ल्स शोबराज। सोबराज। तो चार्ल्स शोबराज मतलब इतना इन्फ्लुएंस कैसे रख पा रहे थे उस टाइम पे विद द देखिए क्या जेलर्स? होता है, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में कह लें या तिहाड़ में कह लें,
मैंने देखा है जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है ना तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है हाँ जी। कि जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट व्हेन आई वाज गोइंग टू रिटायर, तो तब सुब्रतो राय सहारा जेल में थे। तो जो राइट। चीज वो चाहते थे उनको वो चीज मिलती थी जेल के अंदर, सब कुछ ही वाज गेटिंग। तो इसीलिए मैं सीएम को मिला था जाके, मैंने उनको बताया कि कितनी फैसिलिटी वो ले रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं था। तो चार्ल्स सोबराज भी जो है एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर था, और इसका कहते थे उन दिनों में डिक्टाफोन होते थे। डिक्टाफोन में आप किसी की बात को, मतलब जैसे रिकॉर्डर होते हैं, छोटे रिकॉर्डर होते थे, ओके। उस छोटे रिकॉर्डर में उसने सुप्रिंटेंडेंट जेल और दूसरे ऑफिसर्स की आवाज को रिकॉर्ड किया हुआ था, जिसमें देवर आस्किंग फॉर सम फेवर्स। फेवर्स। हाँ, तो वो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था और वो उसी से उनको जो है ब्लैकमेल करता था। उसकी जब मुलाकात आती थी एट दैट टाइम, दो तरह के प्रिजनर होते थे तिहाड़ जेल में। एक होते थे बी क्लास, एक होते थे सी क्लास। बी क्लास प्रिजनर जो होते थे वो होते थे जो ग्रेजुएट होते थे जेल में आने से पहले, या इनकम टैक्स पे ही होते थे, उनको तो बी क्लास मिलती थी। और जो ओके। बाकी होते थे वो सी क्लास, कैटल क्लास जो आप कह सकते हैं। तो राइट। ही वाज ए बी क्लास प्रिजनर। तो जो बी क्लास प्रिजनर होते थे वो अपने आप को सुप्रिंटेंडेंट से कम नहीं समझते थे, नंबर वन। अच्छा। और दूसरा, ये चार्ल्स सोबराज बी क्लास प्रिजनर था। दूसरा क्या है कि अगर आपने सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट या और ऑफिसर्स को जो है आपने उनकी इलेजिटिमेट डिमांड्स को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो फिर तो आपकी सुपर पावर हो जाती है वहां पे। तो वो घूमता रहता, तो उसको कोई रोकता नहीं था। अच्छा, तो ये टैक्स पे करने का आज पहली बार मुझे कोई एक फायदा पता चला है कि मतलब ये उस टाइम होता था। उसके बाद क्या अच्छा। हुआ, ये उस दिल्ली दिल्ली का मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी जगह तो अभी भी है। ओके। बाकी स्टेट्स में तो अभी बी क्लास, ए क्लास, सी क्लास, स्पेशल क्लास है। पर दिल्ली में खाली दो तरह का क्लासिफिकेशन होता था, बी क्लास और सी क्लास। तो फिर क्या हुआ कि जो बी क्लास का प्रिजनर होता था, जब भी वो कोर्ट में पिटीशन लगाता था, होता क्या है कि जो भी प्रिजनर होता है उनको जो सरकारी तंत्र है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। जो ग्रीवांस रिड्रेसल का होता है उनको सरकारी तंत्र पे विश्वास नहीं होता, हर एक को कोर्ट पे विश्वास होता है। तो जो भी प्रिजनर को कोई ग्रीवांस होती थी, सपोज कोई उससे एक्सटॉर्शन कर रहा है, कोई उसकी बीटिंग कर रहा है, कोई उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो वो अगर एक छोटी से पर्ची के ऊपर भी एक लिख के सुप्रीम कोर्ट में डाल दे, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट उसको पीआईआर ट्रीट करके उसके ऊपर जो है नोटिस इशू कर देती थी, एक छोटे से कागज के ऊपर। तो उस टाइम पे जो भी ये प्रिजनर होते थे, बी क्लास प्रिजनर होते थे, ये एप्लीकेशन लिखते थे। उसमें सबसे पहला काम ये होता था, रिलीफ तो बहुत बाद में आती थी, पहले होता था कि दी सो एंड सो इज ए बी क्लास कन्विक्ट और अंडर ट्रायल इन दी जेल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अनपढ़ आदमी क्राइम करता है तो दैट इज नॉट सीवियर, और एक पढ़ा लिखा आदमी क्राइम कर रहा है तो दैट इज मोर सीवियर। तो उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि हमारे हिसाब से ये बी क्लास का जो क्लासिफिकेशन है ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, तो आई थिंक वी वर दी फर्स्ट, दिल्ली वाज दी फर्स्ट जिन्होंने बी क्लास सिस्टम को एबॉलिश किया। बेटर क्लास में क्या होता था, जो बी क्लास होती थी उसमें आपको फर्नीचर मिलता था, आपको खाना 3 टाइम मिलता था, ब्रेड बटर नॉन वेज वगैरह सब चीज मिलती थी। तो उस चीज के अबॉलिश होने से फिर जो है जो भी ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलती है, ना कि आपके स्टेटस के हिसाब से। अच्छा। सर, नॉनवेज से याद आया, सीरीज में दिखाया था कि आप वेजिटेरियन थे और फिर आप एक डेट पर गए और वहां पर आपने नॉनवेज एक्सपीरियंस किया और फिर उसके बाद नॉनवेज शुरू हो गया। क्या वो सच है? नहीं, वो बात सच है। बेसिकली हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली हाँ बड़ी जी। कंजर्वेटिव थी, बहुत कंजर्वेटिव थी। हम मतलब एक स्टांच आर्य समाजी होते हैं, हमारी फैमिली स्टांच आर्य समाजी थी। और आर्य समाजियों का क्या होता है कि उनके यहाँ हवन होता है। हवन राइट। उनके बाद, अच्छा, और उनमें क्या चीज होती है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने अपनी फैमिली से सीखा, मेरे पेरेंट्स कहते थे अगर तू झूठ बोलेगा कभी तो तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। उनको पता लगता था कि मैंने झूठ बोला है कभी, तो जो मेरी पिटाई होती थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
मतलब बहुत पिटाई होती थी। उसके अलावा रिश्वत वगैरह की तो हम सोच भी नहीं सकते थे, करप्शन की तो सोच भी नहीं सकते थे। मेन होता करेक्ट। था सच बोलना है और ऑनेस्ट रहना है। तो जब आप सच बोलोगे तो ऑनेस्ट आप रहोगे रहोगे। तो ऐसा हमारे घर का वो था, एनवायरनमेंट था। तो जब मैंने जेल को ज्वाइन किया तो मैंने देखा यहाँ तो, मैंने एक वैसे अपने स्टाफ वाले से जो बात किया, तो वो स्टाफ वाला मुझे कहने लगा कि सुनील पैक लेगा, शाम का टाइम था। मैंने कहा भाई तू हाँ जी। शराब पीता है? मतलब मुझे इतनी इतनी हैरानी। मैंने कहा अरे तू शराब पीता है? कहते यार तू तो अजीब अलग बंदा है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो मतलब इन दैट वे आई वाज वेरी इनोसेंट। पर क्या था हम्म। कि उनके लोगों में बीच में बैठ के ना, क्योंकि मैं जब भी बात करता था, कई बार अगर आप सीधी बात कर रहे हो, हम्म। उसमें क्या होता था किसी दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो क्लैश होता था। वो मेरे से खफा हो जाते थे कि तूने ये वाली बात क्यों की। मैं कहता था करेक्ट। यार मैं फंस गया, मैं झूठ बोल नहीं सकता, और सच बोलता हूँ तो तू फंसता है, तो मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि शायद अपने आप को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हम्म। शायद मैं कोशिश तब की थी मैंने कि नॉनवेज वगैरह जो लेने की, क्योंकि लोग मुझे जैसे उसमें बताया है कि मेरे साथी कहते थे अरे धाकड़ बन, तू तो धाकड़ नहीं है, तू तो ऐसे डरपोक आदमी है। तो इस तरीके की बात करते थे। तो मैंने फिर कहा चलो ये शुरू करते हैं। तो शुरू किया था मैंने, शुरू किया था फिर बंद कर दिया बाद में। जब धाकड़ बन गया मैंने बंद कर दिया। हाँ। नहीं, तो सर तिहाड़ जेल तो बहुत सीरियस एनवायरनमेंट रहता होगा, लोग एक एक स्ट्रेस में रहते हैं। ओवरऑल जेल का सिस्टम और जो इकोसिस्टम ऐसा है कि आदमी स्ट्रेस में है, अपने फैमिली से दूर है। पर इस सीरियस और स्ट्रेसफुल सिनेरियो के बीच में भी कोई ऐसी कॉमेडिक एक्सपीरियंस है जो आपको आज भी हंसाता हो, जिसको बारे में आप सोचते हो और हंस पड़ते हो? हाँ नहीं, बहुत बातें हैं। जैसे जैसे मैं गया था तो हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आप देखें कभी भी आप किसी यूनिफॉर्म, ये हमारी यूनिफॉर्म फोर्स थी, हम्म। जेल डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म फोर्स है। और पूरा इसको यूनिफॉर्म फोर्स के जो भी जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो सीआरपीसी वगैरह में प्रोविजन होते हैं, जो प्रोटेक्शन होती है, वो सारे इस पे एप्लीकेबल है जेल की फोर्स के ऊपर। तो जब वहाँ इसमें ज्वाइन किया, जब जैसे वर्दी पहनी मैंने, मुझे पता है कि हमारे यहाँ वर्दी भी जो सिलती थी वो जेल के अंदर ही जो है, जो कैदी होते थे, कैदी आपकी वर्दी सिलते थे। अच्छा। तो हाँ, तो जब मैं साइज देने के लिए गया अपना, तो उसने कहा सर आपकी तो चेस्ट वगैरह जो है बहुत छोटी है, यहाँ पे तो जितने आपके साथ के हैं सबकी बड़ी 34 35 36 उनका सीना है, आपका पौने 32 का है। तो मैंने कोई बात नहीं है, जो है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो हम्म। उसके बाद जो हमें बताया, जो जो मेरे को ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग दी थी, टू बी फेयर, जिन्होंने भी ट्रेनिंग दी, दो लाइफ कन्विक्ट थे। एक का नाम था धुम्मी, एक का नाम था चरणजीत। दोनों नंबरदार थे उस टाइम पे। जेल मैनुअल जो हमारा होता, पंजाब जेल मैनुअल जो है एप्लीकेबल होता था, दोनों नंबरदार थे, मर्डर कन्विक्ट थे। तो ओके। वो, हाँ, तो वो मुझे बताते थे सर ये चीज कस्टडी वारंट होती है, ये चीज प्रोडक्शन वारंट है, ये चीज आपको इस तरीके से रखनी है, इसको इस तरीके से रखनी है। तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो अच्छा, वो पैनिक भी बड़ी जल्दी क्रिएट करते थे। जब कोई बात होती थी, मेरे साथ के मेरे एक और ऑफिसर थे, तो वो मुझे कहते थे सर वो देखो वो तो कितने आगे निकल गए हैं और आप इतना पीछे अभी तक बैठे हो, आपने ये भी चीज, वो इनफैक्ट मुझे वो डांटते थे। तो अच्छा। वो कैदी लोग डांटते थे तो मुझे ना बड़ा अजीब सा वो लगता था। मैंने कहा यार कैदी लोग डांट रहे हैं। इनफैक्ट जब वो डांटते थे, मुझे एक बार सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि सुनील तुम्हें उसने, कैदी ने ऐसे कहा था। हम्म। एक्चुअली उन्होंने मुझे एक बार ये कहा था कि आप बहुत धीरे चल रहे हो, आपके जो साथी हैं वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। और अच्छा। उसने एक बात की, मैंने हिंदू कॉलेज से किया था, जो मैंने बीएससी किया था, हिंदू कॉलेज से किया था। तो मेरा एक साथी था, उसने किरोड़ीमल कॉलेज से किया था। तो मुझे कहता है कि देखो आपके कॉलेज को उसने पछाड़ दिया, करोड़ीमल कॉलेज वाले आगे निकल गए हैं और हिंदू कॉलेज वाले पीछे रह गए हैं। भले ये जो 302 वाले प्रिजनर है वो ये बातें करते थे। तो ये 80s में हो रही है बातें, ये 80s 80s की, की बात है? हाँ हाँ अच्छा। 80s, मतलब मैंने 81 8 मई को मैंने ज्वाइन किया था। तो तब राइट। वो ये वाली बातें करते, तो मुझे अब हंसी आती है कि मैं कैदियों से कैसे सुन लेता था इतनी बातें।
कि वो हमारे कॉलेज का कंपटीशन कर रहे हो और कह रहे हैं आप पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। तो इस तरीके की बातें फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, जो मुझे कहानी अभी भी याद है। हाँ वो जी। कहने लगा, सर आप जेल की नौकरी करने आए हो, आप ये मत सोचना कि आप पुलिस की नौकरी कर रहे हो या किसी और पैरा मिलिट्री फोर्स की नौकरी कर रहे हो। ये वाली नौकरी जो है आपकी, इतनी खतरनाक नौकरी है। वो नौकरियां इतनी खतरनाक नहीं थी, यहाँ पे तो ये इतनी खतरनाक है कि अगर कोई आपने गलती कर दी, कैदी आपके पीछे पड़ गया, तो वो आपको, आप रिटायर भी हो जाओगे तब भी आपको धमकी देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा यार चलो ठीक है, जो जो भी बात है। तो उसने मुझे एक बात बताई, कहते हैं कि आपके जेल वाले जो है ना, जो आपके साथी हैं, वो दूसरे बंदों को आपके पीछे पड़वाएंगे, आपके ओ। पीछे और कोई नहीं पड़ेगा, वो कैदियों की ओट में आपके पीछे पड़ेंगे। तो फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई बहुत अच्छी, मेरे को अभी भी याद है। वो कहता है कि एक जेल ऑफिसर था, तो भगवान की बड़ी पूजा करता था, रोज घंटों बैठा रहता था भगवान की पूजा करता हुआ। तो एक दिन भगवान उसके आगे प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तू मेरी इतनी पूजा करता है, बोल तेरे को क्या चाहिए। हम्म। तो पर उसमें एक कंडीशन है कि मैं जो तुझे दूंगा, तेरे पड़ोसी को उससे डबल दूंगा। अगर तू हम्म। एक कार मांगेगा तो उनको 2 कार दूंगा, अगर तू इतने लाख रुपए मांगेगा उनको मैं इतने दूंगा, डबल दूंगा उनको। तो ये कहने लगा, भगवान पूजा मैं आपकी करता हूँ तो आप पड़ोसी को डबल क्यों देंगे। वो कहने लगे, नहीं ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इससे बंधा हुआ हूँ। हम्म। तो उसने कहा ठीक है, मुझे आप टाइम दो। आप तो उसने कहा ठीक है, मैं कल फिर दोबारा प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान अगले दिन दोबारा प्रकट हुए उनके आगे। तो भगवान ने हाँ जी। उनको कहा कि बोलो अब बताओ क्या चाहिए। क्या, भगवान आप मेरी एक आंख को फोड़ दो। कि भगवान मेरी एक आंख को फोड़ दो, उसकी दोनों आंखें फूटेंगी। हाँ। तो भगवान ने, मतलब उसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेल के लोगों में इतनी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि प्रिजनर्स क्राइम करके जब जेल में आते हैं तो उनमें हम्म। तो नेगेटिविटी होती है। जो रिफॉर्मेशन आप कह रहे हैं, रिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उनकी नेगेटिविटी को हटाना, नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं रिफॉर्मेशन। तो हम्म। एक दूसरे के लिए इतनी नेगेटिविटी होती है। अब हमारे यहाँ जैसे होता था कि हमारे यहाँ जनरली प्रिजनर्स जो होते हैं बड़े लिबरल होते हैं आपके खिलाफ कंप्लेंट डालने में कोर्ट में। जैसे अच्छा। कोई प्रिजनर है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल देगा कि सुनील गुप्ता जी जो है ये गरीब कैदियों को मारते हैं, पीटते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, कुछ भी वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल देगा। जब मैं उसकी हम्म। तह में पूछूंगा कि इस प्रिजनर ने मेरे खिलाफ ये एप्लीकेशन क्यों लगाई, तो फिर हमें पता लगता था हम्म। कि कोई और ऑफिसर है जेल का जो मेरे से इल विल रखता था, उसने उस प्रिजनर के थ्रू जो है मेरे खिलाफ कोर्ट में लगवाई है। और ये बड़ी राइट। आम, हाँ मुझे बाद में पता चला ये तो बड़ी आम प्रैक्टिस है यहाँ पे कि प्रिजनर्स को यूज हम्म। करके आपके खिलाफ पेटिशन लगवाने। क्योंकि प्रिजनर अगर पेटिशन लगाता है तो उसको कोई हम्म। फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी पड़ती। जैसे अगर आप लगाएंगे या हम पेटिशन लगाएंगे तो हमें कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पर प्रिजनर्स राइट। को कोई वो नहीं करना पड़ता। तो प्रिजनर्स को वो उनके कंधे पे बंदूक लगा के जो भी हम्म। पेटिशन लगानी है उसको दूसरे कोर्ट में लगवा देंगे अपने प्रिजनर को यूज करके। उसके बाद जो है अखबार में निकलवा देंगे। अब जैसे सपोज किसी ने मेरे ऊपर पेटिशन लगाई कि इन्होंने इस प्रिजनर से इतने पैसे मांगे इसको छोड़ने के हम्म। लिए, जैसे वो पेटिशन लगाएगा वो अगले दिन अखबार में छपी हुई होगी। और हमारी जनता ऐसी है हिंदुस्तान की, वो कहते हैं यार कुछ तो किया होगा, धुआं ऐसे नहीं निकलता, कोई बात तो इन्होंने की होगी। उनको पता नहीं होता उनको ये नहीं पता होता कि भैया किया कुछ नहीं है, ये दूसरा बंदा अपनी खुंदक जो है आपके उससे हम्म। निकाल रहा है। मैं 96 तक जो है मैं एसपी की उस पे मैं रिटायर हुआ हूँ। हम्म। सॉरी, मैं एसपी का काम कर रहा था, मैंने फिर उसको लॉ ऑफिसर में चेंज करवा लिया। 96 में मैं लॉ ऑफिसर बन गया और 2016 में लीगल एडवाइजर के उस पर रिटायर हुआ। तो मैं जो रिटायर हुआ, जो मैं वहां से मैंने ये जॉब चेंज की, जो अपनी प्रोफाइल चेंज की, वो खाली इसीलिए की कि क्या होता था कि मैं जो भी डीजी हमारे होते थे तो मुझे हमेशा एक प्राइज पोस्टिंग मिलती थी। हम्म। क्योंकि वो मुझे जानते थे ऑनेस्ट है, या जो भी अपने मुंह से कहना ठीक नहीं था, वो मेरी क्वालिटीज को जानते थे, तो मुझे एक प्राइज राइट। पोस्टिंग मिलती थी। पर जिनको प्राइज पोस्टिंग नहीं मिलती थी वो क्या करते थे, प्रिजनर्स का सहारा लगा के आपके खिलाफ कंप्लेंट बाजी करना।
तो फिर मैं करेक्ट। परेशान हो गया था। मैंने कहा सुनील गुप्ता तुझे क्या लेना है यार, प्राइज पोस्टिंग को देते हैं तो अपने 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 चयन को क्यों खराब करे। तो ये करके मैंने फिर अपनी जो है, नहीं तो मैं काफी अच्छी अगर वर्दी में भी रहता तो टॉप तक पहुंच जाता मैं। पर मैंने कहा नहीं छोड़ो इसको यार, लीगल वो करे, रिटायरमेंट के बाद भी वो काम आएगा। और मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। अब रिटायरमेंट के बाद भी मुझे वही लॉ का काम या वो काम आ रहा है। वेरी नाइस सर। आपकी बात से मुझे दो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थे। एक तो वो एक कहावत है ना कि आदमी अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहा होता है, तो दुखी वो होता है आपकी बिल्कुल। तो जेल वो में तो आपकी पूरा बात ही है। वैसा है। बिल्कुल और बिल्कुल। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप ये बोल रहे हो कि एक जेल में कैदी पिटिशन डाल देता है और वो इमीडिएटली उसके ऊपर एटलीस्ट देखा जाता है। नॉर्मली अगर हम पिक्चरें देखते हैं तो पिक्चरों में तो ये दिखाते हैं कि एक बार बंदा जेल में गया तो पिटता ही रहता है, पिटता ही रहता है, और उसका मतलब और कुछ नहीं होता होता उसके साथ। हम्म सो वो एक बार अंदर सिस्टम में गया तो ये, बट ये सुनकर मैं कहूंगा कि ओके देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ मैकेनिज्म इन प्लेस कि हम्म। जिससे कि उनकी बात को कोई सुन सके। मैं तो आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं हाँ, इसमें देखिए क्या जरूर। है कि अ, दिल्ली की जेल की अगर बात करूं, वैसे मैं इंडिया की जेलों की बात करूं तो हम्म। इंडिया की जेल में 76% अंडर ट्रायल है। करेक्ट। अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है कि यू आर इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, यू आर इन द जुडिशियल कस्टडी। और खाली 24% जो है कन्विक्ट है, मींस दे आर इन दी स्टेट कस्टडी, जिनके लिए आपको रिफॉर्म वगैरह करना आपकी ड्यूटी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, दिल्ली में 82% जो है अंडर ट्रायल से 82%, मतलब ये पूरे इंडिया में मेरे ख्याल सबसे खराब फिगर्स हैं। 82% अंडर ट्रायल है और 18% कन्विक्ट है। तो जब आप कोर्ट की कस्टडी में होते हो, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, सो अंडर ट्रायल मतलब इन्हें अभी दोषी साबित नहीं किया गया, दे हैव नॉट जिनको बीन तो गिवन द। हाँ। they are facing trial and they are in the custody of the court. So जो ये 82% पॉपुलेशन मैंने बताई है आपको, ये हर 15 दिन या महीने में ये कोर्ट के आगे पेश होते रहते हैं। तो ओके। कोई भी इनको कंप्लेंट होती है, कोई ग्रीवांस होती है, तो दे हैव यू कैन से दे डोंट बिलीव इन दी दिस ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ द जेल। दे बिलीव इन दी मजेस्टी ऑफ द कोर्ट। जब भी वो कोर्ट में जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन डालेंगे, या तो अपनी डाल देंगे या उनके पड़ोसी जो है, अगर उसके साथ कोई उनको लगता है कि उनके पड़ोसी के साथ जो है कोई जाति हो रही है, तो उसकी तरफ से पिटिशन भी ये कोर्ट में मूव कर देते हैं। मतलब खाली अपने लिए नहीं, उनके साथ के जो को इनमेट्स हैं उनके लिए भी वो एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। इसीलिए जो जेल प्रशासन हमारा जो है, जैसे देखें क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ऐसी है कि आप अगर आप और हम भी हैं, एक गवर्नमेंट का मैकेनिज्म इतना कम्बरसम है तो उसमें आप जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते। पर अगर कोर्ट वगैरह में जाते हैं, अभी भी जो लोगों का, बाहर के लोग भी हैं, उनका फेथ कोर्ट में है। क्या कोर्ट में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत धीमे है, हिंदुस्तान में बहुत धीमे है। जैसे मैंने आपको बताया है 82% अंडर ट्रायल है। अगर आप विदेशों में देखेंगे, विदेशों में क्या होता है, अगर आप यूएसए का सिस्टम देखेंगे तो वहां पे बहुत कम नंबर होता है जो अंडर ट्रायल होते हैं। मेरे ख्याल 40% के आसपास जो अंडर ट्रायल होते हैं, 60% के करीब कन्विक्ट होते हैं। वहां पे जो है, जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते, वहां पे जेल में भेजते भी नहीं है। बल्कि मैं यूके का सिस्टम पढ़ रहा था, जैसे हमारे यहाँ जेलें जो है काफी ओवर क्राउडेड है। यूके का मैं सिस्टम पढ़ रहा था कि वहां पे उन्होंने रखा हुआ है कि खाली 25% तक आप ओवर क्राउडिंग जो है अलाउ करते हो। अगर 25% से ज्यादा ओवर क्राउडिंग होती है तो वो इनको इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे यहाँ तो आप 5-5 गुना जो है आपने ओवर क्राउडेड जेल रखी हुई है, पर कोई उसमें पूछने वाला नहीं है। तो हमारा जो बाहर का सिस्टम है वो आई थिंक कि मच रिफाइंड है। वहां पे खाली कन्विक्शन पे करते हैं, जबकि हमारे यहाँ अंडर ट्रायल होते हैं। अभी किसी ने चोरी डकैती की, उसको जेल में भेज दिया। वहां पे चोरी डकैती के जो केस होते हैं, उसमें जब उनको लगता है कि इसका प्राइमा फेसी जो केस प्रूव हो रहा है, तब जेल भेजेंगे, उससे पहले जेल नहीं भेजेंगे। पर हमारे यहाँ भी अरेस्ट ही करते हैं, अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो और उसमें इनोसेंट भी होंगे जो अब आप 82%
population जो अंडर ट्रायल्स हैं, तो देयर मस्ट बी सम पीपल हु आर इनोसेंट एंड हु आर देयर बाय ड्यू टू सम मिस्टेक और समथिंग. बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखें क्या है कि अगर आप सरकारी स्टैटिस्टिक्स से जाएं तो हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है करीब करीब 20-22% है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं 20-22% कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो 78% लोग थे देवर अननेसेसरी सेंट टू द प्रिजन। इसका मतलब यही है ना कि जो 78% लोग थे देवर अननेसेसरी सेंट टू द प्रिजन। तो इस चीज को अच्छा, और मैं आपको बात बताऊं कि इसमें 85% जो प्रिजन पॉपुलेशन है they come from the low economic state of the society where their monthly income is less than 8,000 rupees। मतलब अगर आप साल की 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उससे कम है आपकी इनकम, 85% तक आपके उस स्टेटर में के लोग यहाँ पे आते हैं। कोई रिक्शा पुलर है, कोई रेडी लगाता था, कोई, ज्यादातर लोग आपके ऐसे होते हैं जो जेलों में होते हैं। अब आप इसमें क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या खाली गरीब आदमी क्राइम करता है और लोग क्राइम नहीं करते? और लोग जो क्राइम करते हैं मिडिल क्लास या दूसरे हो गए, वो अच्छा वकील करके अपना बाहर निकल आते हैं। इनके पास, बेचारों के पास कोई अपना वकील का कोई सिस्टम नहीं होता या लीगल एड स्कीम्स होती हैं, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, तो ये जेल में पड़े रहते हैं। तो सर, हमने सीरीज में देखा आप कुछ कोशिश कर रहे थे इस बारे में, यू आर ट्राइंग टू गेट देम लीगल हेल्प, तो उसका आज की डेट में करंट स्टेटस क्या है? अरे मजा आता है ये देख के कि हमने किस उम्र में, मतलब अभी देखें, जब मैंने लीगल एड शुरू किया था इट वाज इन ईयर 83 में मैंने देखा कि इतनी पुअर पॉपुलेशन है जो जेल के अंदर है। तो 83 में मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो मैं लॉ ग्रेजुएट तो था ही, और मैं प्रिजनर्स की हेल्प करता रहता था पिटीशन वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए। तो उस समय पे 83 में दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड होता था, जो बड़ा एक स्टब बॉन सा था, दयाना ही बनाता था उस टाइम पे। तो उनसे हमने कांटेक्ट किया कि आप क्या वकील जो है, 3 वकील जो है हमें दे सकते हो जो जेल में आए और जेल में लीगल एड का काम करें। तो जो उस टाइम पे जो भी उसके मेंबर सेक्रेटरी थे मिस्टर RL गुप्ता थे, बाद में वो हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुनील, जेल के अंदर लीगल एड, जिसको लीगल एड चाहिए वो बाहर आके अप्लाई करे तो लीगल एड हम देंगे, जेल के अंदर लीगल एड का नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं सर, आप कोशिश करें कि जेल के अंदर लीगल एड का हो सकता है। तो मैंने जब उनको कन्विंस किया, और एक मेरे दूसरे साथी थे, एक वकील दोस्त थे मेरे, अच्छे वकील थे, सोली सोराब जी, उनसे मैंने थोड़ा बात किया, तो उन्होंने भी थोड़ा प्रेशर डाला, तो उससे उन्होंने हमें 3 वकील जो है दे दिए, जिनका काम खाली ये था कि जेल के अंदर प्रिजनर्स को जो क्योंकि मैंने आपको बताया पुअर एंड इंडिजेंट प्रिजनर तो थे 85% वही हैं, तो उन्होंने फिर जो है इनको लीगल एड देनी शुरू की और इनकी पेटिशनें ड्राफ्ट करनी शुरू की। और पर मैं आपको बताऊं, लीगल एड सेल मैंने खोल दी। लीगल एड सेल से बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि प्रिजनर को पता लग जाता था कि वो किस केस में जेल में बंद हुआ है, कितनी देर तक वो जेल में उसको रहना पड़ सकता है, कन्विक्शन हो जाएगी तो कितनी देर तक उसको रहना पड़ेगा। ये सब चीजें तो वकीलों ने बताना शुरू कर दिया। पर फिर भी जो हमारे यहाँ पेटिशनें बनती थी, अगर चार्ल्स सोबरा ने बना दी, सुनील बत्रा ने बना दी, राजेंद्र सेठिया ने बना दी, या किसी और बड़े बड़े नाम थे, विपिन जग्गी ने बना दी, तो वो उससे तो बहुत खुश होते थे। जो हमारे वकील थे उनसे खाली वो ओरल लीगल एडवाइस ले लेते थे। जब पेटिशन बनाने की बात आती थी, वो दूसरे जो को इनमेट थे उनके ऊपर डिपेंड करते थे। तो अभी भी आज की डेट में भी यही है, जो हमारे प्रिजनर जो है, जो उन्होंने पेटिशन वगैरह बनवानी होती है, वो डिपेंड करते हैं को इनमेट के ऊपर, ना कि लीगल एड के एडवोकेट्स के ऊपर। तो देखिए, अब तब छोटा सा वो चीज थी 83 में। मतलब आई टेक प्राइड कि मैंने 83 में ये चीज सोची। 83 में चलता रहा, लीगल एड चलती रही। फिर हमारी जेलें बढ़ी, तो हमने फिर लीगल एड वालों को रिक्वेस्ट की कि आप हर एक जेल में लीगल एड सेल खोल दो। तो आप हमारे यहाँ जैसे 16 जेलें हैं, तो 16 लीगल एड सेल बनी हुई हैं।
तो जो चीज मैंने 83 में सोची थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो वाली चीज जाके 2010 में सोची, जब लीगल सर्विसेज एक्ट बना। और लीगल सर्विसेज एक्ट में 2010 या उसके वो मुझे ईयर उसका याद नहीं आ रहा, तो जब लीगल सर्विसेज एक्ट बना और उसमें इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया कि हर एक जेल में लीगल एड सेल होगी। मतलब आप लगता है 27 साल के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि ये लीगल एड सेल होनी चाहिए। तो उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो काम किया बहुत फायदेमंद रहा। चलिए सर, बहुत सर एक बात पूछनी थी कि मतलब आप इतना बड़ा सीरीज बन गया इसके ऊपर और लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने इतने साल इसमें गुजारे सिस्टम में, आई एम श्योर आपका करियर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और भी लोग होंगे जिन्होंने जो इस तरीके की जर्नी से निकले होंगे, बट ये बुक आपने जो लिखी, ये क्या सोच के लिखी, क्यों लिखी आपने बुक इसके ऊपर? देखिए इसमें क्या था कि बुक लिखने के पीछे कई सारे कारण थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि इस बुक में मैंने प्रिजनर्स की साइकोलॉजी भी लिखी थी कि प्रिजनर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। उनमें एक सैडिस्टिक प्लेयर नाम की चीज होती है जिसमें उनको होता है कि दूसरे को परेशान करके रखना है। और फिर मैंने इस किताब में ये भी लिखा है कि जो मर्डरर होते हैं, मर्डर दे आर द मोस्ट लायबल प्रिजनर। और अगर मर्डरर जो है, मर्डर कन्विक्ट जो है, वो अगर जेल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ना करें तो हमें जेल चलाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के काम हो गए, वो मर्डरर देखते हैं और हर एक चीज में वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मेरे पास जब मैंने लीगल एड सेल स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे एक तो लीगल एड सेल स्टार्ट करने में एक तो कैप्टन RS राठौड़ था। वो सांबा सफाई केस में उनको कन्विक्शन हुई थी। तो कैप्टन RS राठौड़, एक गुरदीप बग्गा करके था और तीसरा चार्ल्स सोबराज था। तो मतलब ये प्रिजनर्स का बड़ा ज्यादा योगदान रहता है। आप कुछ भी काम करते हो, आपको हैरानी होगी कि कई बार हमें 500-500 पेज की पेटिशन आ जाती है कोर्ट से, जिसका जवाब आपको अगले दिन देना होता है या उसके 1-2 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप सरकारी तंत्र से वो वाला काम करवाएं, शायद 1 हफ्ता लग जाए। पर हम प्रिजनर्स को देते हैं तो प्रिजनर्स के पीछे लग जाते हैं काम पे। वो अपनी सेल में जाएंगे, बैरक में जाएंगे, वहां उसका जवाब बनाते रहेंगे और अगले दिन हमारे पास जवाब उसका तैयार होता है। तो प्रिजनर्स का काफी ज्यादा योगदान होता है जो कि जेल में ये हमारे साथ वो करते हैं। तो मैं ये पब्लिक को बताना चाहता था कि प्रिजनर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, मर्डर जो होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, किसी को डेथ सेंटेंस अगर हुई है तो उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, रेपिस्ट होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। तो मैं पब्लिक को बताना चाहता था, क्योंकि क्या था कि जब तक मैं जेल पे रहा हूं तो आई वॉज वेरी लिबरल कि उनको जैसे लॉ रिसर्चर है, वो हमारे पास एप्लीकेशन देते थे कि वो जो है प्रिजनर साइकोलॉजी के ऊपर जो है कुछ पेपर लिखने हैं, कुछ रिसर्च करनी है, तो हम उनको परमिशन देते रहते थे। क्योंकि वैसे भी जेल जो होती है ये क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की लेबोरेटरी होती है। तो अब मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद इतना लिबरल कोई भी नहीं होगा। तो मैंने कहा एक किताब लिखी जाए जिससे कि जो भी रिसर्चर है, जो भी इनकी प्रिजनर्स की साइकोलॉजी के बारे में उनको चाहिए, जिज्ञासा है, या जेल कैसे चलती है इसके बारे में जिज्ञासा है, तो मेरी किताब को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे खुशी होती है जाके कि कई हाई कोर्टों में, इवन सुप्रीम कोर्ट में मेरी किताब को रेफर किया गया है। तो एक तो मेरा लिखने का ये था पर्पज कि प्रिजनर्स की जो साइकोलॉजी, प्रिजनर का जो किस तरीके से प्रिजन काम करती हैं, लोगों को इसका पता चले, क्योंकि मुझे पता था उनको अंदर जाने नहीं देंगे, तो इससे उनको पता लगेगा। दूसरा क्या था कि मेरे में बहुत जिज्ञासा थी, ये थी कि मैं जो जो जैसे ये एस्केप हुए, जेलों में एस्केप हुए, तो एस्केप मैंने उसमें 4-5 एस्केप के बारे में लिखा हुआ है। तो एस्केप हुए, कैसे एस्केप हुए, उसमें क्या क्या स्टेप्स हमने लिए। क्योंकि जो भी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बात पता नहीं लगेगी कि एस्केप हो तो उसके बाद क्या, क्योंकि फाइलें वगैरह ढूंढेंगे गवर्नमेंट की, तो फाइलें वगैरह कोई मिलती नहीं है। तो मैं एक प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी आगे का फ्यूचर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मैं बताना चाहता था कि ये जब चीज हुई थी तो हमने ये किया था, ये चीज हुई थी तो ये किया था, ये चीज हुई थी और ये किया था। आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूं कि जो प्रिजन्स में
आप देखेंगे जो हम प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जितने प्रिजन रिफॉर्म्स होते हैं, दे आर दे हैपन बिकॉज ऑफ सम ट्रेजिडी। अब मैं आपको बताऊं, चार्ल्स सोबरा ने एस्केप किया 1986 में, तो हमारी बहुत सारी वैकेंसी खाली थी और बहुत राइट। सारी पोस्टें क्रिएट करने के लिए हमने कई महीनों से जो प्रपोजल दिए हुए थे सरकार को, पर सरकार उस पर काम नहीं कर रही थी। जैसे ही चार्ल्स सोबरा भागा, अखबारों में एकदम ये पब्लिसिटी हुई, बड़ी बैड पब्लिसिटी हुई, इन्होंने एकदम 400-500 पोस्टें जो क्रिएट कर दी, जो कि पोस्टर में लगता था कि एक साल तक और क्रिएट नहीं होंगी, एकदम क्रिएट हो गई। ऐसे ही आप देखें, राजन पिल्लई मरा जब, तो राजन पिल्लई मरा तो उस टाइम पे हमारे जेल में 13 या 14 डॉक्टर होते थे। अब क्योंकि सब जगह से बैड पब्लिसिटी ये मिल रही थी कि उसको मेडिकल वो नहीं मिला, तभी राजन पिल्लई मरा। आपको बिस्कुट टाइकून था जो राजन पिल्लई, तो जैसे ही वो हुआ, राइट। इन्होंने डॉक्टर की करीब करीब 100 पोस्टें और क्रिएट कर दी। ऐसे ही 2004 में जब ये शेर सिंह राणा भागा, फूलन देवी का जो किलर था, तो उस टाइम पे हमारे पास इतने सीसीटीवी, राइट। एक्सरे स्कैनर्स वगैरह ये नहीं होते थे। पर उसके भागने के बाद जो है एक कमेटी बैठी और उन्होंने काफी चीजें रिकमेंड करके दी, तो वो चीजें आपको मिल गई। मतलब इसको भी, इन सब चीजों को हम कहते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स। पर यहाँ जो भी प्रिजन रिफॉर्म्स हुए हैं, वो एज ए स्क्वेल टू दैट ट्रेजिडी हुए हैं, ना कि कोई आपने कोई डीजी प्रिजन ने अपना कोई प्लान बनाया और वो सबमिट कर दिया हो गया, ऐसे नहीं हुआ। सब हफड़ा दपड़ी में हुए हैं। कोई एक प्रॉपर वे में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। शायद मुझे लगता है कि हमारी देश की जो वर्किंग है उसको भी ये दर्शाता है। झटका लगता है तभी काम करते हैं। So, रिएक्शन झटका हो रहा है इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन। हाँ, बिल्कुल रिएक्शन हो रहा है और कई बार ओवर रिएक्शन हो जाता है। जैसे चार्ल्स सोबराज भागा था, हमने 400 पोस्टें मांगी थी, तो हमारी 450 पोस्टें क्रिएट हो गई। मतलब जल्दबाजी में उन्होंने पोस्टें मिक्सअप कर दी और ज्यादा पोस्टें क्रिएट कर दी। सर, इंडियन प्रिजन सिस्टम में जब रिफॉर्म्स की बात आती है, तो दो नाम हैं जो इंडिया में बहुत जाने माने हैं इस टॉपिक पर। एक तो सर आपका है, ठीक है, और दूसरा है किरण बेदी मैडम जी का। तो वो भी मतलब इस टॉपिक पे काफी पॉपुलर हैं और काफी इंस्पिरेशनल भी हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। क्या आपका और किरण बेदी मैम का एक टाइम था जिसमें आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एंड वर देयर एनी एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहें? जी जी, मेरे को बड़ी खुशी होती है उनका बता के। 93 में, आई थिंक इट वाज जुलाई 93, जब मैडम किरण बेदी जो है जेल में इनको लाया गया। जब ये आई जेल पे, तो हमें तो एक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनका नाम हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज टीवी पे देख रहे हैं, वो जगह वो हमारी बॉस बन के आ गई हैं, आईजी बन के आ गई हैं। तो उस टाइम पे मैं लॉ का काम देखता था, मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट लीगल था। तो इन्होंने एकदम मुझे उठा के वहां से, लॉ से उठा के मुझे जेल का एग्जीक्यूटिव इंचार्ज बना दिया। तो मैं अपना आराम की नौकरी कर रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मुझे इन्होंने एक बहुत बड़ी जेल का इंचार्ज बना दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैं उसका इंचार्ज था। तो पर मैडम का ये था कि एक तो मैडम की परख जो है ना बहुत ज्यादा थी, और वो एक फील्ड में काम करने वाली थी। ज्यादातर मैंने देखे हैं जो आईजी डीजी होते हैं, ये लोग अपनी ऑफिस से, अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। वो चैम्बर में बैठती बहुत कम थी। मैडम का काम करने का तरीका ये था कि जैसे वो ऑफिस में बैठी हैं, तो ऑफिस के दरवाजे खोल के रखती थी। आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई इतना सीनियर ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है अपने दरवाजे खोल के रखे। वो दरवाजे खोल के रखती थी अपने ऑफिस के, ताकि किसी ने भी अगर मिलना है तो आके इनको मिले और अपनी ग्रीवांस या कुछ भी उनकी शिकायत है वो उसका जो है वो उनको दे। और सबसे अच्छा टाइम वो था कि किसी की भी ग्रीवांस होती थी तो मैडम ने क्या किया था, एकदम उसका उन्होंने फ्रॉम द डेस्क ऑफ डॉक्टर किरण बेदी करके उनका पैड पेपर होता था, किसी ने भी अपनी ग्रीवांस थी वो अपने हाथ से लिखती थी उसके ऊपर, और आगे कहते थे सुनील, या जो भी जेल का उस टाइम पे 4 जेलें होती थी, तो जेल के सुप्रीडेंट को भेज देना कि आप बताओ इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं। जैसे ही आपने अपने कमेंट्स दिए तो आपका सेम डे डिसीजन हो जाता था।
जैसे ब्यूरोक्रेटिक होते हैं ना, फाइलें चलती रहती हैं, वो तो विश्वास ही नहीं करती थी फाइलों के ऊपर। वो जैसे क्या करती थी, जैसे जेल में सुबह सुबह वो किसी ना किसी एक जेल में अपना इंस्पेक्शन करने पहुंच जाती थी। वो स्टाफ से बात नहीं करती थी, स्टाफ को पता ही नहीं होता था कि मैडम आई है। बाद में पता लगता था स्टाफ को कि मैडम तो अंदर जाके प्रिजनर के साथ मीटिंग कर रही हैं। अंदर जाके उन्होंने प्रिजनर्स पंचायत बनाई हुई थी, प्रिजनर से डायरेक्ट वो बात करती थी और प्रिजनर्स को इतना एनकरेज करती थी कि वो उनके सामने जो है बोले। मतलब उन्होंने इतना ज्यादा वो प्रिजनर्स के साथ एक जैसे एक परिवार का संबंध होता है, ऐसा परिवार का संबंध होता था। तो वो प्रिजनर के पास जाके खड़ी हो जाती, तो प्रिजनर्स को पूरा कॉन्फिडेंस होता था कि जो बात हम मैडम को बताएंगे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जल्दी एक्शन होगा। इसलिए वो बात मैडम से ही करते थे। पर मैडम उनको कहती थी कि आप सुप्रीम जेल को भी बताओ, दूसरों को बताओ, पर ज्यादातर वो खुश होते थे मैडम को बता के। एक तो उनका ये ग्रीवांस रिट्रेसल का बहुत अच्छा वो सिस्टम था मैडम का। दूसरा वो परिवार जैसे चलता है, जैसे हम उस टाइम पे 5-6 डीएसपी होते थे और 3-4 सुप्रिंट होते थे, डीआईजी होते थे और एक वो होती थी। हर मंगलवार को खाना कोई ना कोई एक लाता था और सारे मिलके खाना खाते थे, और उसमें हम डिस्कस करते थे कि किस तरीके से सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। तो ऐसी बातें, और क्या होता था कि उनकी जो वो आउट ऑफ बॉक्स बातें, उनकी ज्यादातर बातें आउट ऑफ बॉक्स होती थी। अब जैसे हमारे जेल में जब मैडम नहीं आई थी उससे पहले कोई प्रेस वाला आ जाए जेल में, तो हम सब परेशान हो जाते थे कि प्रेस वाला जेल के पास भी कैसे आके खड़ा हो गया। पर मैडम ने कहा कि हमारे जो भी, जैसे उन्होंने एक तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जेल के रिफॉर्म प्रोग्राम में। अब जेल का रिफॉर्म प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कोई टीचर है बाहर, वो आके प्रिजनर्स को पढ़ाना चाहता है तो आके पढ़ा सकते हो एकदम अपने उससे अपने फ्रॉम द डेस्क ऑफ किरण बेदी का वो उनका होता था शीट, उस पे लिख देती थी कि इनको अलाउ किया जेल में, ये पढ़ाएंगे, कैदियों को पढ़ाएंगे। कोई आदमी था मेडिटेशन करवाना चाहता था, आप मानेंगे नहीं, पता नहीं 15 या 20 तरीके की मेडिटेशन थी जो उन्होंने उन दिनों में इंट्रोड्यूस की थी। जितनी भी आज की डेट में आप मेडिटेशन देखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग देखें, विपासना मेडिटेशन देखें, सहज योग, राज योग, कितनी तरह की मेडिटेशन होती हैं, सभी हमारी जेल में जो आज की डेट में चल रही हैं और बड़ा स्मूथली चल रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हर। क्योंकि इन्होंने उनको अलाउ किया था जेल में आने के लिए। तो उसके बाद किसी भी डीजी आईजी की हिम्मत नहीं हुई कि जो उन्होंने सिस्टमिक ट्रांसपेरेंसी का शुरू कर दिया था, योगा मेडिटेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का शुरू कर दिया था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस सिस्टम को डिस्कार्ड कर सके। और अब देखें आप, जो मेडिटेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, इवन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनके परमानेंट सेंटर मैडम के टाइम पे खोल गए थे। अच्छा, बहुत सारे काम तो हमारे ऐसे हो जाते थे कि मैडम के नाम से एक चिट्ठी चली जाती थी कहीं पे, तो फौरन वो लोग इतने इंप्रेस हो जाते थे कि मैडम किरण बेदी ने हमें चिट्ठी लिखी है, तो इनको ओबलाइज करने के लिए वो उनके ऑफिसर आके जेल में काम कर देते थे। जैसे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इनके जब सेंटर खुले, इसका मतलब ये होता है कि NIOS है, किसी ने 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, जिसको कहते हैं ना कॉरस्पोंडेंस कोर्स से पास करनी है, या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 12वीं करनी है, किसी ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो किसी ने ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो इन्होंने वो उनके जो बॉस थे उस टाइम पे, उनका था कि चलो मैडम किरण बेदी को मिलाएंगे, किरण बेदी के नाम से जो है काम हो जाते थे। सेंटर हमारे यहाँ खुल गए और बहुत सारे हमारे सिपाही, जो कि जब उस टाइम पे जेल की नौकरी बड़ी लो प्रोफाइल नौकरी होती थी, ज्यादातर इसमें जो काम करते हैं, आपको 80s की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो हमारा स्टाफ होता था वो कोई सुपरिटेंडेंट के घर पे जो कोई धोबी है, कोई नाई है, वो है, उनको लेके चलो जेल में वार्डर बना दिए, कांस्टेबल बना दिए, तो ऐसे होते थे। तो उनको जो है 2 स्केल होते थे, एक मैट्रिक का स्केल होता था, एक नॉन मैट्रिक का स्केल होता था वार्डर के केस में। तो उन्होंने जो प्रिजनर, जो भी स्टाफ, प्रिजनर तो पढ़ रहे थे, जो स्टाफ वाले भी पढ़ना चाहते थे, उनको भी वहां से ग्रेजुएशन वगैरह करवा के जो ग्रेजुएशन वाला स्केल है वो दिलवा दिया, या उसने 10वीं पास कर ली तो 10वीं के पास वाला स्केल मिल गया। तो प्रिजनर और स्टाफ वाले इकट्ठे बैठ के एग्जाम देते थे,
और इकट्ठा ही उनका रिजल्ट आता था। कई बार तो ये होता था कि प्रिजनर पास हो जाता तो स्टाफ वाला फेल हो जाता था, तो स्टाफ वाले को होता था स्टाफ वाले को ये होता था कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो इसलिए पूरे एक प्रेस बहुत सीरियसली सीरियसली जो है वो आके उस पेपर देता था। और बहुत लोगों को उन्होंने जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कई अच्छे अच्छे रैंकों पे उन्होंने जो है जेल में उन्होंने एजुकेशन की और एजुकेशन करके उनको प्रमोशन वगैरह दिलवाई। ओके। ये तो एक होता है, इज्जत का सवाल हो जाता है कि भाई वो भी एग्जाम दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ। और दूसरा आई थिंक जो एक पुरानी कहावत है ना, जैसे खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिल्कुल। जब आप मतलब कॉन्विक्ट्स को या जो जेल इनमेट्स हैं, इनको अगर आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, हम्म। तो और वो एक्टिविटी उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज मिल रही हैं, जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, सो रिफॉर्म के चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं फिर। बहुत ज्यादा इसी रिफॉर्म होते ही यही है कि अगर देखें आप, कोई प्रिजनर आया जेल में अनपढ़ था, उसने अगर जेल से जो है ग्रेजुएशन कर ली, तो उसमें एक विश्वास आ जाता है कि अब मेरे को क्राइम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लियाकत के बेस के ऊपर जो है जॉब ले सकता हूँ। और Correct. बहुत बार तो क्या होता था, मैडम जो है उनसे बात, मतलब मैं आपको 93 95 पे ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स प्रोग्राम को मैडम ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। करेक्ट। रिफॉर्म्स पहले भी हो रहे थे पर उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किसी ने नहीं किया था। मैडम ने जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया, उसको सुपरिटेंडेंट को कहा कि तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है, अगर आप रिफॉर्म प्रोग्राम ठीक तरीके से नहीं चलाओगे तो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है एडवर्स भी हो सकती है। तो उन्होंने फिर बड़ा इसको सीरियसली लेना शुरू किया। तो उस टाइम पे जो इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, उस टाइम पे हमें भी काम करने का इतना शौक होता था, क्योंकि मैडम का क्या, मैं आपको बताऊं, उनका क्या है कि जैसे जेल में गई, जेल में उन्होंने उन दिनों में सर्वधर्म सभा जो है ये करनी शुरू की थी। मतलब सारे लोग बैठ के शाम को सुपरिटेंडेंट जेल उनको एड्रेस करता था, और उसमें प्रिजनर्स जो है अपने, किसी ने गाने सुनाने हैं या वो जो भी उनकी क्रिएटिविटी है वो उसके ऊपर, वो गाना भजन मंडली वगैरह वो टाइप होता था। मुझे बड़ा एक उनका याद है, एक बड़ा मशहूर गाना था जो प्रिजनर्स ने खुद ही क्वाइन किया था। वो था, अच्छा। मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। मतलब ये गाना उन्होंने खुद क्वाइन किया था, और इतने अच्छे तरीके से तो उसमें जब मैडम जैसे आई, कोई देशभक्ति का गाना चल रहा है तो प्रिजनर भी डांस कर रहे हैं, तो मैडम ने उनके साथ ही डांस करना शुरू कर देना। मतलब ये फर्क था, जब उनके साथ जब वो डांस करती थी तो सुप्रेंट को भी, हमें भी सबको डांस करना पड़ता था। उससे क्या होता था, जो एक प्रिजनर और स्टाफ में जो एक दूरी होती थी वो दूरी कम होती थी। जितनी दूरी कम होगी उतना आप जेल को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो वो वाली चीज उन्होंने उसकी नींव रखी और अब वो चल रहा है आगे। या आई थिंक ये जो आपने एक ह्यूमन एलिमेंट जो डाला प्रिजन सिस्टम के अंदर, ये काफी इंस्पिरेशनल है सर। जी। इनफैक्ट ऐसी कोई रिफॉर्म की स्टोरी जो आप जिसके बारे में बहुत सोचेंगे तो आप प्राउड फील करते हैं, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो आपको हमेशा याद आता है कि हाँ ये शैतान से साधु बना और इसने आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैं आपको दो दो स्टोरी सुनाऊंगा इस पे। एक तो हमारे यहाँ एक दिल्ली का में जसविंदर सिंह एलियास जस्सा करके टेरर होता था। उसने किसी मतलब उस वो जब भी चलता था खड़े खड़े क्राइम कर देगा, पता ही लगता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी दिल्ली में उसके खिलाफ बोलने की। तो उसने फिर एक मेहरौली में उसने किसी का मर्डर किया, किसी पॉलिटिशियन का मर्डर, बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर किया। तो वो भी बड़े आराम से अपने डॉगी को साथ ले गया, उनके घर पे चाय वगैरह पी के जब बाहर निकला तो वो उनको, पॉलिटिशियन को उन्होंने शूट डाउन कर दिया। तो जब वो जेल में आए तो उनको बहुत एक बड़ा ड्रीडेड, जैसे प्रिजनर होते हैं इस तरीके से उनको रखा हुआ था। पर जो बदमाश लोग होते हैं, जैसे वो बदमाश अपने आप उसको एक स्पेस देते थे कि वो अपने आप को बदमाशी दिखाए, तो वो खूब उसकी जब आप किसी को स्पेस दे रहे हैं कि वो अपनी बदमाशी दिखाए, वो दिखाएगा।
तो मैं जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट बना, ये बात 93 की ही है, मुझे मैडम ने लीगल से निकाल के जेल नंबर 4 थी, सबसे बड़ी जेल थी, उसका डिप्टी सुपरिटेंडेंट बना दिया। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि जो जस्सा था, एक सेल में तो जस्सा रहता था, सब फैसिलिटी उसके पास थी। सब फैसिलिटी मतलब टोटल नहीं, मतलब जैसे है कि अपना टीवी रखा हुआ है उसके पास, और सब चीज जितने मर्जी कपड़े रखे, जो मर्जी खाने पीने का उसका घर से आता था, इस तरीके से था। उसके साथ उसने एक सेल में उसने अपने कबूतर पाले हुए थे, बहुत सारे, मतलब जेल ओवर क्राउडेड चल रही है पर उसको उन्होंने कबूतर पालने के लिए अलाउ कर दिया, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट नहीं कर पाता था अगर वो कोई बात कहता था। और 3 सेल उसको और दी हुई थी जिसमें उसका सामान पड़ा हुआ था, या कोई पैसे वाले को प्रिजनर जो उस टाइम पे जेलर थे उनको लगता था कि पैसे वाला आया है, तो क्या होता है, रिवाज होता है कि पैसे खुद ना मांग के ना दूसरे प्रिजनर से उनको कहना कि तू इससे पैसे मांग, जितने पैसे तू लेगा एक हिस्सा मुझे दे दियो, बाकी हिस्सा तो अपने पास रखियो। तो ये बहुत उन दिनों में फैशन होता था। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि इतने लोग, उस 4 सेल आपने एक उसको दी हुई है, खाली पहली बात तो ये सेल हम देते हैं, खाली उसको देते हैं या तो बीमार हो या कोई किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है, तब हम सेल देते हैं, बाकी सबको बैरिक में रखते हैं। और जेल का जो सिस्टम होता है रखने का, वो है कि अल्फाबेट वाइज हम सबको रखते हैं। ये इन्होंने सीरीज में दिखाया भी हुआ है। ये जेल की राइट। एक पॉलिसी थी कि सबको अल्फाबेट वाइज रखेंगे। जैसे सुनील नाम है, जितने सुनील नाम होंगे वो सबको एक बैरक में रखा होगा। तो मतलब आप एक सुनील आवाज लगाओगे तो सारे के सारे आवाज जी सर करेंगे। तो फिर इसलिए ना कहते हैं ना, जेल में तू गया तो अपने बाप दादा का नाम खराब किया, तो वहां पे सुनील को कहेंगे, आगे कहेंगे सुनील करतार सिंह के, मतलब सुनील नहीं बुलाएंगे, करतार सिंह के तू इधर आ, मतलब बाप। और कई बार सुनील करतार सिंह के भी 2 मिल जाएंगे, तो फिर उसका दादा का नाम है नंदलाल के, तू इधर आ। तो मुझे लगता था वाकई बाप दादा का नाम खराब करते हैं जब बंदा कोई जेल में आता है। तो फिर हमने कहा नहीं, इनको तो सबको हम जो है उसमें रखेंगे, अल्फाबेट वाइज रखेंगे। तो अल्फाबेट वाइज रखने के लिए, क्योंकि यहाँ जस्से वगैरह को अल्फाबेट वाइज नहीं रखा हुआ था, तो हमने कहा इनको ये अल्फाबेट में जहाँ इनका नंबर जाएगा वहां रखेंगे। तो मैं जब गया, जब मैंने ऑर्डर तो पास कर दी कि इनको अल्फाबेट वाइज ट्रांसफर करो, तो मुझे शाम को मेरे एक सिपाही ने आके बताया, वो इनका इन्फॉर्मर ही था। हमारे कई सारे कुछ सिपाही होते हैं जो कि प्रिजनर्स के ज्यादा लायल होते हैं बानिस्बत के आपके। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो जस्सा जो है वो कह रहा है अलार्म करवा दो, मैं तो बंद नहीं होऊंगा जब तक कि मुझे, मैं तो सेल में ही रहूंगा, मैं बैरक में शिफ्ट नहीं होऊंगा। क्योंकि बैरक में शिफ्ट होते दूसरे प्रिजनर भी होते हैं, तो इनको लगता है कि ये तो हमारी वन अपमैनशिप जो है वो सारी जा रही है, तो वो बैरक में नहीं रहना चाहते। तो जब मैंने, तो फिर मैं गया इसके पास, कह रहा नहीं सर आप अलार्म करवा दो, मैं तो बिल्कुल बैरक में नहीं जाऊंगा, ना तो मैं जाऊंगा ना मेरे साथी जो है वो जाएंगे। मैंने कहा जस्से जाना तो पड़ेगा। तो तभी मुझे एक प्रिजनर ने कान में आके कहा, सर इसके पास ना डैगर है, अंदर रखी हुई इसने डैगर आपको मारने के लिए। मैंने कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है, अगर ड्यूटी में मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा उसके तेरे डैगर है, कहता है वो आप क्यों पूछ रहे हो। तो फिर ये इसकी कंडीशन थी जो चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा मुझे अपने से पर्सनलाइज्ड रिलेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि नया नया मैं उसकी जेल में गया था। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जैसे तेरा तो मैंने सुना है कि तू बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। कहते हाँ जी, मैंने तो वेद पढ़े हुए हैं, मैंने गीता पढ़ी हुई है, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार तेरे लिए मैं कुछ ग्रंथ लेके आऊंगा तो उसको पढ़ियो। तो मैंने उसको, कुछ मेरे घर में वेद वगैरह पढ़े हुए थे, तो मैंने उसको वेद दिए। कहते तो मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं तेरे से पूछता हूँ तो बताएगा। कहते हैं बताऊंगा। वो बता नहीं पाया, फिर मैंने वेद उसको दे दिया। मैंने कहा तो इसको पढ़, फिर मैं तेरे से पूछा। मतलब एक उससे पर्सनल रेपो जब पैदा हो गई, पर्सनल रेपो पैदा होने के बाद हमने फिर एक फैसला किया कि जितने ऐसे गैंगस्टर्स वगैरह हैं इनको हम जो है अलग जेल में रखेंगे, इनको आम प्रिजनर के साथ रखेंगे, क्योंकि जो रिफॉर्मेटरी प्रोग्राम होते हैं उसमें गैंगस्टर पार्टिसिपेट भी नहीं करते और ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं उन रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम को चलाने में, स्मूथ चलाने में। तो हमने कहा तो अब था कि कौन उसको जो है वो करे,
जस्से को लेके कौन जाए, उसका पूरा गैंग होता था। तो इसको जो मैंने इसको किताबें दी थी, उसी किताबों के बल पे मैंने इसको कहा जैसे तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, कि नहीं सर मैं चला जाऊंगा, मैं किताबें साथ ले जा सकता हूँ। मैंने कहा हाँ ले जा। तो ये उसको मैंने ऐसे टैकल किया। दूसरा एक केस था, एक लियो गैसनियर करके था, वो नॉर्वे का प्रिजनर था। तो अच्छा। वो जब जेल में आया, तो जनरली जेल में क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तानी जो होते हैं वो गोरों से दबते हैं। हम्म। हम क्योंकि जो गोरे होते थे, खासकर यूरोपियन नेशनल हैं या दूसरे वेस्टर्न कंट्री के होते थे, तो इंडियन नेशनल को तो खाली दाल रोटी मिलती थी। जो यूरोपियन या दूसरे प्रिजनर होते थे, इनको आप पिज्जा, पास्ता, आमलेट, ये सब चीजें आप इनको अलाउ करते थे, मक्खन वगैरह सब चीज आप इनको देते थे। तो ये इस तरीके का सिस्टम था। तो जैसे लियो गैसनियर आया, तो ये खाना क्योंकि इनको बेटर मिलता था, अलग जगह इनको रखा हुआ था, तो बहुत ज्यादा ये इंडियंस को गाली निकालता था, बहुत गाली निकालता था। इनफैक्ट जरा सी कोई बात होती थी, किसी की बात नहीं सुनता था। बीटिंग के लिए हमने बिल्कुल मना किया होता, इसको किसी को बीटिंग नहीं करनी। तो उसका क्या हुआ कि हमने सोचा कि इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि जब आदमी इतना डिस्टर्ब होता है, सुसाइड भी कर सकता है या किसी दूसरे का मर्डर भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, उन दिनों में हमने नया नया विपासना का कोर्स शुरू किया था जेल में। तो हमने इनको कहा कि आप विपासना का कोर्स करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि विपासना कोर्स इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं विपासना का, जबरदस्ती उसको हमने भेज दिया विपासना कोर्स में। जब उसने एक विपासना का कोर्स किया तो उसको थोड़ा अच्छा लगा। फिर ऐसे करते करते इसने 10 कोर्स जो है विपासना और आर्ट ऑफ लिविंग के कर लिए, मेडिटेशन के। आप कभी भी एक कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको दूसरा कोर्स नहीं करने देते, पर आप धम्मा सेवक करके, आप मतलब सेवा करने के उससे जो है आप दूसरा कोर्स भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तो उसने बाकी कोर्स जो किए धम्मा सेवक बन के किए। ये सारा था करीब करीब, मैं आपको बताऊं 3-4 महीने के अंतराल पे उसने ये सारे कोर्स कर लिए। जब उसने ये वाले कोर्स कर लिए, तो एक दिन उसने कहा कि सर मैं अपना क्राइम जो है एडमिट करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, तू क्राइम एडमिट करना चाहते हैं, अंडर ट्रायल था वो। हमने तो एप्लीकेशन लिख दिया क्राइम तेरा एडमिशन के लिए, वहां भेज देते हैं कोर्ट में। हमने कोर्ट में उसका भेज दिया उसने कि ये कन्फेस करना चाहता है अपना क्राइम। तो जब कोर्ट में भेजा तो जज ने कहा भाई 8-9 महीने से तू प्लीड नॉट गिल्टी कर रहा है, अब तेरे पर कोई प्रेशर तो नहीं है कि तू क्राइम अपना कन्फेस करना चाहता है? वो करेक्ट। कहता नहीं सर, हाँ वो कहता नहीं सर, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। अब मैं लाइफ का मतलब समझ गया हूँ कि लाइफ का क्या मतलब है। क्योंकि जो मेडिटेशन के कोर्स होते हैं उसमें बताते हैं आपको लाइफ का मतलब क्या, आप क्यों इस संसार में आए हो, आप क्या हो, आप एक आत्मा हो, आप इस तरीके की बहुत सारी चीजें बताते हैं। राइट। तो उसको जब जज को सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये जो है वॉलंटरी अपना कन्फेस करना चाहता है, तो जज ने उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट लिखी। उसने कन्फेस किया कि मेरे को जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा था, वो मैं 2 किलो स्मैक जो लेके जा रहा था। जज ने कहा 2 किलो नहीं, तेरे पर तो 1 किलो का चार्ज है, तो 2 किलो कह रहा है। कह रहा मुझे नहीं पता 1 किलो पुलिस ने क्या की, पर मेरे से 2 किलो स्मैक जो है पकड़ी गई थी। चलो अच्छा। तो जज ने कहा अच्छी बात है। उसके बाद जज ने कहा तेरे को ये पता है कि हम तेरी कन्फेशन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें तेरे को मिनिमम 10 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना जो मिनिमम है। कहते मैं तेरे से सिंपेथाइज भी करूंगा तो 10 लाख से नीचे मैं नहीं कर सकता और 1 लाख से नीचे नहीं कर सकता, किसी मिनिमम सेंटेंस। कहता आई नो। तो उसने उसको 10 लाख जुर्माना, 10 लाख, 1 लाख जुर्माना और 10 साल की कैद उसको कर दी। तो वो जब आया जेल में बड़ा खुश होता हुआ आया, बहुत खुश होता हुआ आया। तो उससे पूछा, उन दिनों में हम प्रेस वालों को अलाउ करते थे, प्रेस वाले जेल में आए, उन्होंने कहा क्या बात होगी? कहते हैं मैंने अपने जो एक बर्डन रखा हुआ था झूठ बोल के, मैंने जो अपने मन के ऊपर बर्डन रखा हुआ था, एक तो मेरा वो बर्डन दूर हो गया, मैंने सच बोल दिया। दूसरा क्या है, कहते इवन दो आई एम फिजिकली इनकार्सरेटेड बट मेंटली आई एम लिबरेटेड। तो ये बात जब उसने कही तो बड़ी अखबारों में छपी, नॉर्वे की अखबारों में छपी कि नॉर्वे का एक शैतान था वो सुधर गया है और वो साधु बन गया है, इंडिया में जाके वो साधु बन गया है। तो उसकी माँ जो है पहले जो जेल में विजिट नहीं कर सकती थी, उसके पैसे नहीं थे,
तो वहां के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसकी माँ को पैसे दिए कि तू जाके अपने बेटे को विजिट करके आ। उसने भी हम्म। विजिट करने के बाद यही कहा कि जो बेटा मैंने अपना खो दिया था वो इंडिया में जाके वो साधु बन गया, मैंने रीगेन कर लिया उसको। तो नाइस। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि कोई उसने 3 या 4 साल जेल में काटे थे। तो नॉर्वे का जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए, तो उन जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले तो उसमें एक एजेंडा आइटम ये भी थी कि इसको प्रीमेच्योर रिलीज ग्रांट करना, हम्म। क्योंकि हाँ, तो उसको फिर प्रीमेच्योर रिलीज ग्रांट हुई, 4 या 5 साल में वो छूट गया था। और बाहर ओके। जाके उसने वहां की जो नॉर्वे की जेलों में है उसमें उसने रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किए। और बहुत सारे आप लगाएं कि यहाँ गर्म कपड़े जो है, एक बार तो प्लेन लोड करके उसने गर्म कपड़ों का तिहाड़ के प्रिजनर्स के लिए भेजा। वाओ। तो आप देखें कितना उसमें चेंज आया है। और सब यही कहते थे कि बहुत अखबारों में उन दिनों में बहुत आता रहा था, ये बात है 2003-2004 की, कि जो एक हम्म। आदमी शैतान था वहां का नॉर्वे का वो साधु बन गया। तो ये 2 कहानियां मुझे याद है, वैसे कहानियां बहुत है, बहुत होगी। यस। कभी और टाइम देंगे तो मैं नहीं नहीं, टाइम सर आपका बहुत प्रेशियस है। ये भी कहानियां हैं, इनसे इम्पैक्ट पता चलता है। बिल्कुल। राइट। और ये सिर्फ एक इम्पैक्ट जेल के अंदर नहीं है, ये इम्पैक्ट ग्लोबल है। राइट। सो बिल्कुल। जेल के बाहर भी है। और जेल का रीजन क्या है? आदमी एक तो अपना रिपेंट करे कि जो उन्होंने गलती करी है वो हम्म। उसके बारे में सोचें और उस चीज की एक तो माफी मांगे, और दूसरा हम्म। रिफॉर्म, हाँ। कि वो आइंदा ऐसा काम ना करें। नहीं राइट। करेगा। ये सब गलतियां ना करें। और मे बी हम्म। जब वो बाहर सोसाइटी में जाए, कम्युनिटी में जाए, तो हम्म। वो एक एग्जाम्पल बने। कि आजकल नेगेटिव एग्जाम्पल ज्यादा बन जाता है, भाई ऐसा जी। करोगे तो जेल में जाओगे, ऐसा करोगे तो जेल में बिल्कुल। जाओगे। पर हम्म। जो आपने स्टोरीज बताई हैं, दीज हैव हम्म। बिकम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। तो बिल्कुल। वो वो एक अलग लेवल का यू नो चेंज है। देखिए, जेल में रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक उसको डिसिप्लिन में रहना सिखा दिया, आपने उसको कोई काम धंधा सिखा दिया, आपने उसको योगा मेडिटेशन सिखा दी, आपने उसको गीता या और धर्मों का बाइबल के ये आपने वो सिखा दिए। बहुत सारे प्रिजनर हमारे ये कहते हैं कि अगर यही चीजें जो हमने जेल में आके सुनी है, अगर ये चीजें पहले जब हम बाहर थे तो हमने बाहर सुन ली होती तो शायद हम जेल में ना आते। करेक्ट। आप देखिए ना, जितने हमारे मंदिर वगैरह मस्जिद बने होते हैं, मंदिर वगैरह की मैं खासकर बात करूंगा, तो ये इसमें जो जैसे कथावाचक वगैरह जो एक मिडिल क्लास या अपर क्लास में मिल जाते हैं, आपको नीचे में ऐसे कथावाचक नहीं मिलते। जब ये जेल में आते हैं और आके ये रिफॉर्म प्रोग्राम में, ये हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, एक तरह की ये काउंसलिंग होती है। जब वो आके ये वाली चीज सिखाते हैं तो उसका बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और करेक्ट। सबसे ज्यादा मतलब जो हम रिफॉर्म कहते हैं वो इसी से होते हैं, जब आप उसको बताते हो कि अगर तू पाप करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, पुण्य करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपको मैं बताऊं, जेल के अंदर मैक्सिमम हवन होते हैं। हवन आप जानते हैं? हाँ जी। हवन हवन मैक्सिमम हाँ। हमारे यहाँ क्या होता था कि जब भी हमें लगता था ना कोई चैलेंज है, चलो हाँ। हवन करो तो हमें एक शक्ति मिलेगी, हवन करो। वो कई बार प्रिजनर अच्छा। होते थे सुसाइड कर लेता था, या किसी के घर में, मतलब जेल का अगर आप अंदर का माहौल देखेंगे तो उसमें एक फैमिली वाला माहौल होता है। लीगल ओके। डेफिनेशन भी यही है कि जो जेलर जो है ही इज दी होस्ट एंड प्रिजनर इज दी गेस्ट। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो गेस्ट हैं उसको कोई परेशानी ना हो, तो एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। अब जैसे एक प्रिजनर है, उसके घर में कोई बीमार है, वो कहेगा सर आप हवन करवा दो, उनके लिए एक आहुति डाल दूंगा कि वो ठीक हो जाए, तो हम उसके लिए हवन करवा देंगे। या किसी के घर खुशी है तो सबने मिलकर किया तो हमने हवन करवा दिया। तो ये चीजें बाहर तो होती होती हैं, जेल के अंदर भी होती हैं और सबकी वेलफेयर के लिए होती हैं। तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रिजनर्स की साइकी के ऊपर। दिस इज समथिंग आई लर्न न्यू टुडे। मतलब जी मुझे नहीं पता था कि जेल में भी हवन होते हैं। जी जी, बहुत हवन होते हैं हमारे यहाँ पे। और मेरे टाइम पे तो बहुत हवन है, क्योंकि मेरे घर पे हवन होता था, तो मैं तो हाँ। उस चीज को बड़े खुशी से, मैं खुद भी हवन कर लेता था या बाहर से हाँ। पंडित जी को बुला के हवन करवा देता था। सर वेरी आपके नाइस। साथ आज बड़ी नई नई बातें सुनने को मिली, मतलब और इनफैक्ट आपसे बात करने से पहले मैंने आधी सीरीज दोबारा देखी अच्छा। कि फ्रेश हो और क्वेश्चंस पूछ सकूं। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, आपने भी सीरीज तो डेफिनेटली देखी होगी,
तो एक जी क्वेश्चन जी। मेरे दिमाग में ये है जो मेरे को आपसे पूछना चाहता था, वो ये है हाँ। कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं सीरीज में जो आपको सबसे पसंद आए? ऐसे 2 कैरेक्टर्स बताइए जो सबसे पसंद आए और जो आपको लगता है काफी क्लोज थे ओरिजिनल रोल के। देखिए, एक तो मैं सबसे पहला नंबर तो उसी का दूंगा, जान कपूर का। अच्छा। इवन दो मेरा कद जो है, जान, अगर मैं आपको फोटो अपनी दिखाऊंगा पुराने टाइम की, मेरा हम्म। कद जान कपूर से कुछ कुछ एक इंच ज्यादा लंबा होगा। पर ओके। जान कपूर ने बड़ी ओरिजिनल एक्टिंग की है मेरी। उसने अच्छा। सारी मेरी मेरी काफी सारी रिकॉर्डिंग है जो यूट्यूब वगैरह पे है, वो कहते हैं मैंने सारी देखी। और इनफैक्ट मुझे खुशी हुई उसकी बात जान के, कहता है सर मैं भी अब ओम्बुर बहुत बोलने लग गया हूँ। तो मैंने कहा आप ओम्बुर बासो बोल रहे हैं तो, क्योंकि उसमें ओम्बुर बासो उसमें मेरा करेक्टर जो उसको दिखाया है कि मैं जब भी हाँ। कोई एक मेरे को चैलेंज सामने आता था, मैं ओम्बुर बासो बोलना शुरू कर देता था। वो कहते हम्म। सर मैंने ओम्बुर बासो बोलना शुरू कर दिया। दूसरा जो इसमें अच्छा है वो किया है भट्ट साहब ने, राजेश भट्ट जो है। वैसे सभी हाँ। ने बहुत अच्छा किया है। राजेश भट्ट ने जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट बना है वो, तो उसने हम्म। बहुत अच्छा वो रोल किया है। तो उसको इवन मैं देखता हूँ मैं डर जाता हूँ। नहीं, वो राजेश भट्ट जो आपके तोमर। तोमर तोमर, वो उसका नाम राजेश भट्ट है, उसमें डीएसपी तोमर बना है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने बड़ा जानदार राहुल उसमें रोल किया। राहुल राहुल भट्ट। सॉरी, भट्ट। राहुल 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 भट्ट। राहुल राहुल भट्ट। राहुल ओके। भट्ट राहुल भट्ट राहुल भट्ट। हाँ। तो उसने ये नहीं, तोमर का काम किया डीएसपी, उसने बड़ा अच्छा वो किया रोल। काफी करेक्ट। डिफरेंट रोल प्ले किया। पहले उनका थोड़ा लवर बॉय टाइप का रोल था जो पुराने सीरियल उनके हम्म। आए थे, इस बार बहुत चेंज हाँ, है। मैं भी बहुत सोच चेंज रहा है। था शुरू में जब देखा ये कैसे करेंगे, बट कमाल का रोल प्ले कर दिया और उन्होंने। तीसरा जो दैया ने किया, दैया जो इसमें बना है हाँ, वो तो हमारे यहाँ, पक्का हरियाणवी। मैं, हाँ वो मैंने क्या था कि हमारे यहाँ एक मेरे साथ का ऑफिसर होता था। देखिए क्या होते हैं लोगों के ना, नए नए तरीके होते हैं पैसे करने के। कोई ऑफिसर है आंख दिखा के पैसे करेगा, कोई ऑफिसर ने पैसे एक्सटॉर्ट करने हैं, वो डंडे मार के आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करेगा। एक ऑफिसर था जो सारा दिन बैठा गालियां निकालता रहता था। सारा दिन बैठ के हम जब सोचते थे वो गाली क्यों निकाल रहा है, तो अगर मेरे पास कोई प्रिजनर बैठा है उसको लग रहा है कि इससे पैसे आ सकते हैं, पता नहीं कैसी कैसी गालियां वो कॉइन करता था और गालियां निकालता रहता था। तो दैया को मैंने उसका करेक्टर जो है वो ज्यादा इम्फेसाइज किया था। तो वो अच्छा। गालियां निकालते, उसने बड़ा ही ओरिजिनल, दैया ने भी बहुत ओरिजिनल रोल किया है उस हम्म। ऑफिसर को जो डिस्प्ले कर रहा है। तो हर एक के अपने अपने टेंट्रम होते हैं कि इस तरीके से वो जो है अपने जीवन को चला रहा है। तो उस करेक्ट। दैया ने बहुत अच्छा किया। पर जो दो आपने मुझे क्योंकि दो के लिए कहा है, तो जी जी। उसमें जहान कपूर और ये राहुल भट्ट का जो है, भैया वाला बोनस हो गया सर। दैया वाला बोनस हो गया। हाँ, दैया वाला बोनस हो गया। जस्ट बताने के लिए, मतलब जेल के अंदर ऐसा, क्योंकि जेल जो है क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके से काम करती है, तो उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है कि जेल किस तरीके से काम करती है। जी नहीं, जी और उनका बिल्कुल। एक ह्यूमन साइड भी दिखा, राइट? सो देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जब वो कैरेक्टर में वो भी वही धाकड़ वाला जो पुश धाकड़ था, वाला। हाँ, धाकड़ वाला जो पुश था वो धैया से ही उस था, बिल्कुल राइट? दैया से था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अच्छा मुझे सर, हमेशा ही कहता रहता था। मुझे हाँ। हमेशा सीरीज ये के बाद कहता जब रहता हम था। जेल को देखेंगे ना, वो काफी अलग तरीके से देखेंगे। अब जेल का पर्सपेक्टिव हमारा हाँ। चेंज हो गया है कि जी जेल क्या जी होता जी। है। वो काफी अलग हो थैंक गया है। यू। थैंक नहीं, यू। एक्चुअली जब हम बॉलीवुड देखते थे जेल के बारे में जैसा दिखाते हैं, राइट? और आपसे ये सब सुनकर तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन ऑफ जेल, मतलब ये जेल। बॉलीवुड में आप देखेंगे ना, बॉलीवुड में तो जेल और पुलिस दोनों को एक तरह हम्म। का कार्टून करेक्टर दिखाते हैं। जैसे अगर आप शोले में देखें, हम अंग्रेजों जी के जी टाइप के जेलर, असरानी को जेलर बना दिया। मतलब आप जेलर की पोस्ट का आप इतना तगड़ा मजाक बना रहे हैं। या और जगह जैसे पुलिस का दिखाते हैं, अनुपम खेर को जो है कमिश्नर बना दिया, वो बना दिया, और कैसे करेक्ट। उसका मजाक उठ रहा है। तो मैं चाहता था कि इसमें रियलिटी दिखे, जो जिस रियलिटी से जेलें काम करती हैं, या पुलिस सिस्टम भी ऐसे ही है जो काम करता है। तो मुझे अच्छा लगा कि इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट जहान एंड राहुल, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन ऑन स्क्रीन प्रेजेंस था वो बहुत पावरफुल था। बहुत पावरफुल था। बहुत इनफैक्ट एक क्वेश्चन, बिकॉज हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहान के दादाजी
राइट? हम्म तो आपने कभी जब आपके 80s के टाइम पे आपने उनकी फिल्में देखी होंगी, शशि पहले कपूर साहब की, हाँ राइट? तो अब आप जब देखते हैं कि आपका रोल शशि कपूर साहब के पोते या, पोते कहते हैं। है ना, पोता, हाँ पोते ही हो गए ना जी। हाँ पोता हो पोता। गया ना, तो हम्म वो प्ले कर रहे हैं, तो हाउ हाउ इज दैट फीलिंग कि मतलब वो एक, मतलब आई डोंट इवन नो कि मैं कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करूं, बट आपको कैसा फील होता है वो सोच के? नहीं, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैंने जब जान कपूर से बात की थी, तो हाँ। मैंने कहा देखो, जो तुम ओम बुर बुआसा या हवन की बात कर रहे हो, तो आप अपने अगर परदादा जी को देखोगे, पृथ्वीराज कपूर के, जो करेक्ट। उनकी जो फिल्म होती थी उससे पहले हवन होता था। आप देखिए ओम राइट। बुर बुआसा वो करते थे, उसके बाद शुरू करते थे। ऐसे ही आप राज कपूर साहब की पिक्चर देखेंगे जो वो डायरेक्ट करते थे, उससे पहले हवन ओम बुर बुआसा होता था, उसके बाद वो शुरू करते थे। तो मुझे जान कपूर की ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने जब उसको बताया कि तेरे दादा और तेरे अ, अंकल जो ताया जी ऐसे करते थे, ताया जी बड़े ताया जी हो गए, मतलब दादाजी के भाई। तो कहते हाँ, आपने मुझे उनके साथ जोड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे उनके साथ जो है जोड़ा। मतलब ही वाज सो अप्रिशिएटिव कि मैंने उनके पुरखों के साथ उनको जोड़ा है। और मुझे एक और बात उसकी बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है कि मेरे करैक्टर से बहुत ज्यादा मेल खाती है। मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, कभी भी। मतलब कोई भी काम होता था, मेरे को अगर किसी से कुछ मांगना पड़ जाए ना, तो आप लगा लो मुझे लगता था मौत आ गई कि मैं किसी से मांग रहा हूँ। कभी मतलब मेरा वो नहीं था, मैं कभी और किसी का, मतलब जैसे होता है किसी के एहसान लेके मैं कुछ करूंगा, वो तो कभी नहीं मैं कर सकता। तो मैंने इंटरव्यू पढ़ा है इनका, जान कपूर का। उनका सेम थिंकिंग है। वो कहते हैं कि वो अगर चाहते, कहते वो इवन रणबीर कपूर उनको जानते ही नहीं थे। वो कहते मैं स्कूल में पढ़ रहा था, रणबीर कपूर जी एक्टिंग उसमें आ चुके थे, और उन्होंने ये बात कही है कि मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया कि मुझे इसमें एक्टिंग में मुझे इंट्रोड्यूस करें। तो मेरे को ये बात राइट। बहुत अच्छी लगी कि जैसा मेरा करेक्टर ओरिजिनल करेक्टर है, वही करेक्टर उनका है। करेक्ट। कहते हैं ना, ऊपर वाला जो है मेल बिठाता है। हम्म। नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आई थिंक हाँ, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टार। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर बहुत से अच्छा प्रार्थना काम है। किया। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। आपकी जो अगली किताब है, मुझे आप बहुत अच्छा आप लग रहा है, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, पर आपकी टाइम की जो है एक मर्यादा क्या है। हम आपके टाइम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी बात कम टाइम के लिए हुई थी, और ये आपके साथ ऐसा लगता है ना जैसे मैं हम घर में बैठे हुए हैं और वी आर बिल्कुल। टॉकिंग टू समबडी फ्रॉम आवर जी ओन जी फैमिली, जी जी राइट? जी 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 जी। मैं इनफैक्ट मेरी बेटी को मैं छेड़ता हूँ कि हाँ। द गुप्ता जो समाज है, जो हमारा अग्रवाल समाज है, राइट? हम भी आर्य समाजी अच्छा। हैं दिल्ली में, राइट? थैंक यू तो थैंक यू। वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो हाँ अगर हम हाँ। किसी के साथ बैठे हैं तो हम सब एक ही घर के हैं, बिल्कुल बिल्कुल अग्रसेन बिल्कुल महाराज के बिल्कुल। ही हम हम पीछे देखें वंशज तो हो हैं। सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे देखें तो कोई ना कोई मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी तो ना कोई चीज आपकी जो, चांस नहीं होती। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हाँ, कभी भी कोई चीज चांस बाई चांस नहीं होती। ये सारा ऊपर वाले ने एक लिखा होता है, और जो लिखा होता है ऊपर वाले की कैलकुलेशन इतनी करेक्ट होती है कि कब आपको किसको किससे काम पड़ना है, तो भगवान कभी भी ऐसे नहीं मिलाता। कोई ना कोई बात इसमें होगी, ऊपर वाले की मंशा होगी कि उसने मिलवाया है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आगे किताब लिखने का, मैंने इसके अलावा जो है दो किताबें और लिखी थी। एक लिखी थी, वो तो एकेडमिक किताब हो गई, कंपेंडियम कंपेंडियम ऑफ प्रिजन्स लॉ करके, वो भी काफी राइट। अच्छी किताब चल रही है। दूसरी मैंने राइट्स ऑफ प्रिजनर के ऊपर लिखी थी, वो जजेस और एडवोकेट्स के लिए थी। वो मैं नालसा में कंसल्टेंट था, तब मैंने लिखी थी। अब मेरी लेटेस्ट किताब जो आएगी, वो मैंने लिखा है कि उसका नाम है, जो अभी नाम हमने सोचा है वो है रेड अलर्ट। अच्छा। रेड अलर्ट। तो उसमें नाइस। हमने जो जितने एस्केप हुए हैं दिल्ली की जेलों से, दिल्ली की हम्म। जेलें रिफॉर्म्स में तो एक टेंट टेंट सेटर है ही, और डिफॉर्म में भी जो टेंट सेटर है। जितनी जितनी आपकी एस्केप वगैरह हुई है, जो एस्केप दिल्ली जेलों से हुई है,
बिल्कुल नए नए मेथड इस्तेमाल करके बड़े इनोवेटिव मेथड इस्तेमाल किए हैं प्रिजनर ने एस्केप करने में। जैसे मैं आपको बताऊं 1976 में, तब तो मैं जेल की नौकरी में नहीं आया था, तब करीब 80-85 फीट लंबी टनल खोद के 13 लाइव ओके। कन्विक्ट निकले थे। उसके बाद चार्ल्स सोबरा जैसे निकला, इसने सीडेटिव्स खिला के तब भागा। करेक्ट। शेर सिंह राणा भागा तो उसने नकली पुलिस वाले बन के आए। तो उसके बाद दो प्रिजनर भागे 2014 में, जावेद और ऐसे वो थे, तो वो दीवार फांद के, और उसके बाद उन्होंने दीवार में छेद करके, मतलब एक गड्ढा करके दीवार में, उससे भागे। एक तो पकड़ा गया था, एक बाद में मर गया था। तो अलग अलग तरीके से जो एस्केप होते हैं, एक एस्केप हुआ मैं आपको बताऊं कि हमारी जेलें जो जुड़ी हुई हैं, जैसे तिहाड़ में आप देखेंगे तो 9 जेलें हैं, 9 जेलें इंटरकनेक्टेड हैं। खासकर सेंट्रल जेल तिहाड़ जो है उसमें पहले एक जेल होती थी, उसमें दीवार खींच के बीच में 3 जेलें कर दी। तो क्या हुआ कि एक बार एक कैदी ने एक दीवार फांद के चला गया। हमने देखा शाम को, उसको कहते हैं सब अच्छा, शाम को जब काउंटिंग करते हैं तो हम प्रिजनर्स को काउंट करते हैं। अगर प्रिजनर्स पूरे जितने दिन में होने चाहिए काउंटिंग, अगर वो काउंटिंग होती है तो हमारी बड़ी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं सब अच्छा। ऐसी जब सवेरे जेल खोलते हैं, रात के 8 या 9 बजे बंद होती है जेल, सुबह फिर 6 बजे खुलती है। 6 बजे जब ओके। सवेरे खोलते हैं तो जेल अगर प्रिजनर पूरे होते हैं तो उसको जो कहते हैं, तभी हम कहते हैं सब अच्छा। मॉर्निंग उसको लॉकआउट कहते हैं, उसको लॉकअप कहते हैं शाम का। तो जब प्रिजनर हमारे मिला नहीं, हम ढूंढते रहे उसको तो नहीं मिला, तो हमने फिर उसको दिखा दिया, वो एस्केप कर गया। और उसकी देखो किस्मत खराब थी, वो जेल से उसने छलांग मारी, वो दूसरी जेल के अंदर चला गया रात का टाइम। तो रात का टाइम था, रात का टाइम था, रात का टाइम था, तो रात के 2 या 3 बजे होंगे। तो वो पहले तो छुप के बैठा रहा एक साइड पे। फिर उसने, हमारे एक सिपाही जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, उससे कहता है, भाई भाई साहब यहाँ बस स्टॉप कहाँ पे है? जब उसने कहा भाई साहब बस स्टॉप कहाँ पे है, तो उससे वो जो है वो समझ गया कि बंदा कोई भागा हुआ है, तो उसको पकड़ के दोबारा उसमें डाला। तो ऐसे तो मैं जो है, जो एस्केप वाली जो प्रिजनर्स के है, इनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहा है, उसके ऊपर किताब है, बन गई है, काफी इंटरेस्टिंग किताब है। और उससे फायदा ये होगा कि जो भी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेटर हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, उनको पता लगेगा कि क्या क्या मोडस, क्या ये जो प्रिजनर अडॉप्ट करते हैं, क्या क्या तरीके मीन्स अडॉप्ट करते हैं प्रिजन से एस्केप करने की, ताकि उसके वो क्योरिटी स्टेप ले चुके। तो इसका दोनों, एक इंटरेस्टिंग भी इसका एस्पेक्ट हो जाएगा किताब का, और दूसरा एक क्योरिटी एस्पेक्ट भी इसका हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल ये जल्दी तो आ जाएगी। ये तो सीरीज मटेरियल है। जहान से बात हो गई है कि नहीं? मोटवाने से बात करनी पड़ेगी, या आपके थ्रू बात करवाएंगे, आपके थ्रू बात करवाएंगे। डेफिनेटली वो ये अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो ये तो जो आपने सीन बताया है, राइट, यही हाँ मतलब मैं सोच के लग रहा है कि दिस इज सो कॉमेडी, हाँ राइट। हाँ। मतलब उसके लिए कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर, राजपाल यादव टाइप, कोई कैरेक्टर जाए उस तरफ और बोले भाई बस मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, ये वो तो अलग करना ही पड़ेगा। अभी तो देखो, हाँ, किताब अगर पब्लिश हो जाए तो पब्लिशर को हमने अप्रोच किया है, अगर पब्लिश हो जाती है तो फिर उसके बाद डेफिनेटली। ये सब चीज जो है। हाँ, वी विल स्टे इन टच। फिर एक बार हम फिर जरूर एक बार पॉडकास्ट पे आपको बुलाएंगे एंड विल बहुत ही अच्छा टॉक अबाउट। लगेगा, बहुत ही बहुत अच्छा बहुत लगेगा। बहुत बढ़िया लगा। सर एक रिक्वेस्ट है, क्या हम, बिकॉज आप गायत्री मंत्र के बारे में आपने इतना कहा, तो मे बी वी शुड क्लोज विद द गायत्री मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं बोलूं, शुरू और करूं? हाँ जी सर, बिफोर दैट आई विल जस्ट से कि हमें इतना अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा हम अपने घर के ही किसी बड़े से बात कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने इतनी, मतलब मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट पे आपने आपका इतना सारा टाइम दिया, हमें ये बहुत सब खुशी लिखा हुई हुआ है, आपसे सब ऊपर मिलकर। वाले का लिखा हुआ होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं तो इसको मतलब डिवाइन, एक ही डिवाइन मैसेज ग्रेस था कह सर, रहा हूँ। आपने इमीडिएटली यस किया, तो आई वाज वेरी ये वेरी सब डिवाइन डिलाइटेड। ग्रेस है, डिवाइन ब्लेसिंग है। डिवाइन हमें चाहती थी कि हम आपस में वो मिले, तो डिवाइन ने हमें मिलवाया। अब चलिए, सोच के चला करो, आप जो कुछ करते हो, जो कुछ बोल रहे हो, ये सब आप नहीं बोल रहे, ये आपसे डिवाइन बुलवा रही है।
करेक्ट। सर हम वही कोशिश कर रहे हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म है इंडियन हम्म, कम्युनिटी। हम हमारी कोशिश ये है कि हम इस कम्युनिटी को साथ लाएं। इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड बहुत हम्म, डिवाइडेड हैं बिल्कुल। फॉर वेरियस रीजंस। कहीं जी जी पॉलिटिक्स से डिवाइडेड हैं, कोई रिलीजन से, कोई लैंग्वेज से, अलग अलग रीजन से हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। जी, बट हम सब में एक इनविजिबल थ्रेड है, वो है बीइंग इंडियन, राइट? तो बिल्कुल। कहीं पे भी दूर, अगर आप सर्बिया में भी कहीं पे भी बैठे हो और आपको एक हम्म, इंडियन चेहरा दिख जाए सामने, आप हाँ सेफ फील करते हो कि आपको लगता है कि हाँ, हाँ देयर इज बिल्कुल समवन। तो वही हमारी बिल्कुल। कोशिश है कि ये जो 1.4 बिलियन इंडियंस हैं वर्ल्ड वाइड, हम उनको कनेक्ट करें। मैं आपको तो बताऊं इसका, मैं आपको सीधी सी बात, आर्य समाज में क्या होता है जहां मैं जाता हूँ, हाँ उसमें जी, वो कहते हैं कि आप किसी को एज ए शरीर मत देखो, एज ए सोल देखो, आत्मा देखो। करेक्ट, बेसिकली करेक्ट, हम जो बोल रहे हैं आत्मा बोल रहे हैं, शरीर तो हमारा यहीं का यहीं रह जाना है। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है, जैसे हर एक धर्म वाले कहते हैं ये वहीं रह जाना है। जब आप किसी को आत्मा देखना शुरू करोगे, आप देखोगे आपकी कुछ भी नेगेटिविटी उसके लिए होगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब जैसे मैं जेल करेक्ट, में होता था, मैंने जब उनको कहा कि आप किसी को मारेंगे नहीं, तो सब लोग कहने के बिना मारे तो हम जेल चला नहीं सकते। फिर मैंने उनको ये वाला मंत्र दिया कि आप उसको शरीर मत समझो। अब ये मत सोचो कि वो जाहिर खां है या राधे श्याम है या वो है। अब ये सोचो कि ही इज ए सोल। जब आप सोल उसमें देखोगे, फिर मैंने उनको वेदों के कई मंत्र बताए जिसमें कि हमें इंसान को सोल कहा हुआ है कि आप सोल हो। ये आत्मदा बलदा जो उसमें बातें हैं, आत्मा समझो। तो आप एक आत्मा समझोगे सबको, ये आपको आपको मैं बता रहा हूँ लाइफ में आगे चलने के लिए, आप आत्मा समझोगे किसी को भी। अगर आप शरीर नहीं समझोगे, आप देखोगे आप कितनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। करेक्ट, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका इतना अच्छा हो जाएगा, और आपकी बात वो समझेगा। जिस बात को आप जो कहना चाहते हो, अगर आत्मा समझ के आप बात करोगे, वो आपकी बात को समझेगा। और आपको गारंटीड मैं कह रहा हूँ, वो आपकी बात ना माने, ये हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और मेरी भी एक आर्य समाज से जुड़ी हुई एक कहानी है सर। जी मैं भी जी। जब छोटा था, करीबन 6 या 7 साल का होऊंगा, दिल्ली हम्म, में ही हम करोल बाग में आर्य समाज मंदिर गए थे। जी 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 और जी तब मुझे भी गायत्री मंत्र सिखाई गई थी। जी जी और जी फिर मैंने भी वहां पर सबके सामने हवन होता है, हवन के जी जी टाइम पे बच्चों जी का जी एक प्रोग्राम था, मैं भी स्टेज पे जी गया, मैंने भी गायत्री मंत्र का जाप किया। जी जी तो जी मुझे 2 किताबें मिली थी। जी जी एक स्वामी विवेकानंद जी की हाँ लाइफ के बारे में, और हाँ दूसरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो ये अच्छा ये अच्छा, दो हाँ वो किताबें मैंने भी मुझे, पढ़ी हुई, दोनों पढ़ी हुई है मैंने। हाँ तो ये दोनों मुझे मिली थी। बिल्कुल। ये, और तब से मुझे, तब मैंने सीखा था। और ऑफ कोर्स आज भी हमें याद आज है, भी आप बट करोगे, आज, यू आर नेवर टू ओल्ड कि आप इसको नहीं बोलेंगे। मेरे करेक्ट, फादर ने मुझे ये कहा था कि बेटे जहां भी चैलेंज आए, जैसे पेपर जाते देने जाते थे, पेपर लिखना बाद में शुरू करते थे, आंख बंद करके पहले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वो पूरा बोलते थे, उसके बाद पेपर राइट, शुरू करते हो, तो आप मानोगे नहीं, हमेशा सक्सेस मिलती है। हमारे यहाँ जेल में जब मैं जेलर था, जो जितने बड़े बड़े खतरनाक प्रिजनर होते थे, जो और लोग डरते थे, और मैं एक डरपोक सा सीधा साधा एक बंदा होता था, मैं जाके उनको संभाल लेता था। पर हमारे जो हाँ, बड़े तुरम खा बनते थे, भैया जैसे, या आ, आ, वो डीएसपी तोमर जैसे, वो नहीं संभाल पाते थे, मैं संभाल पाता था। तो मैं इसका सारा क्रेडिट जो है गायत्री मंत्र को देता हूँ, कि मैं जब गायत्री मंत्र बोलता था, मन मन में बोलता था, तो मेरा काम बन जाता था। यही चीज अगर हम अपने बच्चों को बताएं, तो आप देखो कितना जरूर, अच्छा होगा। जरूर। स्पेशली बहुत जब अच्छा हम लगता बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, ये बहुत जरूरी है है, बहुत बच्चों को जरूरी है। इस ये मैसेज देना। तो चलिए सर, साथ में फिर तीनों मिलकर एक साथ बिल्कुल जाप करते हैं, एंड बिल्कुल, विल ऐसे क्लोज ऐसे, दी। हाँ ऐसे हाथ जोड़ के आंख बंद। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे को, जो हमारे बुद्धि जो है, हमें अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम अच्छी बुद्धि से संसार का जो है एक उपकार हम करते जाए। राइट। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। हमें थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। हम आपको बार बार याद करेंगे, बार बार बिल्कुल, बुलाएंगे। बहुत बहुत अच्छा और लगेगा मुझे।
नेक्स्ट बुक द रेड अलर्ट के लिए बेस्ट विशेस ऑल, वंस थैंक यू अगेन। वेरी मच। एंड जहान एंड मोतवानी साहब, आपको एक जेंटल रिमाइंडर बुक आ रही है, प्रोडक्शन स्टार्ट करें, ठीक है, एंड वील ऑल बी वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट वंस अगेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। गॉड थैंक ब्लेस। यू।